Okay, ji, my name is Dr. Sassi Malik Sher. I qualified CSS 2017. I got allocated into Military Lands and Cantonments Group. It was my fifth preference, and I keep telling everybody why I got my fifth preference. आपको एक वो बात याद होगी साइकोलॉजी का, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, हम उसको क्या नाम है, व्हाट्स हिज नेम, फ्रॉइड. उसने कहा, सिगमंड फ्रॉइड ने फरमाया था कि आप मुझे एक बच्चा दे दें और टेल मी less than 5 years of age and tell me what you want to make him. A thief, a doctor, an engineer, an architect, I'll make him that. तो उसे कहता है, it doesn't have to do with IQs, it doesn't have to do with things. ये आप जिस लाइन पे चला देते हैं एक बच्चा उसी लाइन पे चलता है. CSS भी exactly इसी तरह. I'm telling you. I understand luck का फैक्टर होता है, बाकी चीजें होती हैं, ये है वो है फलाना, बट आपने जो शुरू से एक लाइन पकड़ी होगी ना, आपको वही रिजल्ट मिल जाए. तो मैं इतनी सर्टेन थी कि आई विल बी गेटिंग माई प्रेफर्ड ग्रुप, क्योंकि काफी महीनों की तैयारी, सीनियर्स घर पे थे, चेकिंग्स, नोट्स, मतलब नेम इट, व्हाटएवर आई वाज टोल्ड, एंड इफ आई हैडंट डन इट आई वुड ब्लेम माई सेल्फ. तो पांचवी प्रेफरेंस क्यों आई? अब इसके पीछे बड़ी प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जो अपना क्या नाम है सब्जेक्ट सिलेक्शन की थी, उसमें मेरा फर्स्ट जो थी वो थी गलती, ब्लंडर, वो था कि मुझे टीचर्स ने बताया था, ओके प्लीज लीव मी अ टेक्स्ट, आई विल जस्ट गेट इन टच विद यू बच्चे, थैंक यू. तो मुझे टीचर्स ने बताया था कि आपने रखना है जेंडर स्टडीज. आप लोगों ने पिछले दिनों वो पोस्ट भी वायरल देखी होगी, वो निकाह नामे वाली भी, मैंने कहा पढ़ेंगी, उस पर बड़ा बैकलैश भी हुआ. आप ये वो वाली आंटी है वो जो कैंडल्स जलाती है विमेंस डे पे फलाना, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन दैट इज पॉजिटिवली, रिलीजियसली, सोशली, कल्चरली अ वुमन्स राइट टू डू, एंड नो मैटर व्हाट एनीबॉडी वुड से, आई वुड स्टिल टेल द वुमेन कि अपने निकाह नामे पढ़ने चाहिए. खैर, ये बात है कि मैं इतना ज्यादा ये बताने का मकसद ये था कि आई एम सच अ फेमिनिस्ट. आई जस्ट टॉक फेमिनिज्म, आई जस्ट वॉक फेमिनिज्म, आई जस्ट नो इट इनसाइड आउट. उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके रिलेटेड बुक्स क्या हैं. आई ऑलमोस्ट रेड ईच एंड एवरी बुक दैट इज बेस्ड ऑन वुमेन. गलती ये हुई कि इतने फेमिनिस्ट होने के बावजूद अगर आप जेंडर ना लें तो फिर ठीक है. मैंने आखिरी टाइम पे जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, क्लिक करते हैं, वहां उन क्लिक्स पे आई वेंट एंड क्लिक्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. जब मैं आपको बता रही हूँ, इंस्टेंट रिग्रेट होता है ना, बचपन वो मूवीज आउट होती हैं, इंस्टेंट रिग्रेट हुआ जिस वक्त मेरे हाथ में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया. मेरी रो में 3 थे बंदे बैठे हुए. आगे वाले बंदे ने कहा मैंने पीएचडी की हुई है एरिड यूनिवर्सिटी से, दूसरा कह रहा है मैं एमफिल कर रहा हूँ, तीसरा कौन, इसने उन्होंने कहा आप कौन है, मैंने कहा मैं तो डॉक्टर. उनकी हंसी निकली. उन्होंने कहा तो आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कहाँ से, मैंने कहा बस. तो बात यह है कि कई दफा आपकी जब किस्मत लिखी होती है, अब शायद मेरे रिस्क एमएलसीजी से आना लिखा हुआ था, तो मेरा इस बात पे बिलीफ है कि आपको फेट वहां ले जाता होता है जो जहां पे आपका रिस्क लिखा है, जहां पे आप होने चाहिए. तो बात यह है कि फिर ऐसी सिचुएशन में मेरे नंबर आए एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में 34, 33 पे आप पास होते हैं, एंड आई गॉट 34. बाकी इंग्लिश ग्रामर में आई हैड 72, आई टॉप्ड इट, आई हैड द हाईएस्ट मार्क्स. हमारे जमाने में जिसने जेंडर के पेपर में, मैं अक्सर गप लगाती हूँ कि जिसने यू पेन रखा था ना, 80 प्लस थे उसके. तो मैंने अपने 80 प्लस लगा के चेक किया, मेरी पहली प्रेफरेंस पास थी. जब मैंने अपने 80 मार्क्स ऐड किए उसके अंदर, जेंडर के अंदर 50 ऐड किए कि यार अगर मेरे 50 ज्यादा होते, मेरे पूरे 80 भी आते, तो सुकून से मैं अपनी पास की सीट पे जा रही थी अपनी पहली प्रेफरेंस. मैंने जेंडर स्टडीज नहीं ऑप्ट किया था, इसकी जगह मैंने ऑप्ट किया था एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, व्हिच वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. तो ये डायलॉग्स जो मूवीज में होते हैं कि दिल की सुनो और ऐसे है और वैसे है, जरूर आप अपने दिल की सुने, लेकिन सीएसएस के पेपरों में नहीं. सीएसएस के पेपर्स में टीचर्स की सुननी है. तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का टोटल मकसद ये था कि आप लोगों को पता हो कि द टीचर्स नो, एंड द टीचर्स नो द राइट थिंग्स फॉर the right reasons, and they'll be guiding you for very good reasons, क्योंकि उन्होंने देखे होते हैं. तो अब मैं जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन करता है, बात करता है सब्जेक्ट्स की, मैं पहला उसको फुल स्टॉप लगाती हूँ, भाई जो सब्जेक्ट्स लो स्कोरिंग हैं वो लो स्कोरिंग हैं, नो मैटर हाउ गुड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, आपके 34, 35 नहीं आने, उस सब्जेक्ट की बस लिमिट ही वो है.
तो इसलिए आप लोग अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन जब करेंगे, मेक श्योर that you are talking to your teachers, you're discussing them with your teachers. Sir Ali is going to be the best one for that. You can message me, talk to me. एंड में मैं आपके साथ अपना ईमेल और अपना फोन नंबर शेयर करूंगी. दैट इज गोइंग टू बी माय पर्सनल आईडी एंड पर्सनल फोन नंबर. स्टूडेंट्स के साथ मैं पर्सनल शेयर कर देती हूँ. तो आई कैन हेल्प जहाँ पे मैं हेल्प नहीं कर सकती. सर अली कैन हेल्प, सर आतिफ कैन हेल्प, ऑल द टीचर्स आर गुड एट. ठीक हो गया. अभी हम प्रॉपरली फॉर्मली अपना स्टार्ट करते हैं. आप मेरे साथ जो है सर फरीद ने करवा दी वेल एनफ. सर फरीद नोज इट टू. तो टीचर्स ने जैसे आपका बैकग्राउंड देख के आपको सब्जेक्ट्स के चीजें देख के आपसे सिलेक्शन करवाएंगे. मुझे इनफैक्ट सर अली ने रोका भी, ये भी नहीं कि सिर्फ मैंने अपनी दिल की सुन के गड़बड़ हो गए. आई इवन टोल्ड हिम कि सर आई एम अबाउट टू टेक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंस्टेड ऑफ जेंडर एंड ही स्टॉप्ड मी कि बच्चे ये हरकत नहीं करनी, ये गलती ना करें. तो भी मैंने नहीं सुनी. तो टीचर्स की सुनी. ठीक है, दे नो बेटर फॉर गुड रीजंस, विल लिसन टू देम. अच्छा जी, आप मेरे साथ पढ़ेंगे ग्रामर. ग्रामर में हम जो है, मैं आपको स्क्रैच से शुरू करा के जहां तक हमने जाना है फुल ऑन हमारी जहां तक तैयारी होगी वहां तक मैं आपको बताऊंगी. अब बात यह है कि मैं ग्रामर क्यों पढ़ाती हूँ. आई एम नॉट अ टीचर, आई हैव नो डिग्री इन इंग्लिश विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट I topped my grammar. I had 72 out of 100 in English Precis and Composition paper. फिर ये है कि 2017 के बाद मैंने 2019 वाला अटेम्प्ट दोबारा क्वालिफाई किया हुआ है. दो आई एम नॉट प्रोफेशनल बट क्योंकि मार्क्स ठीक थे तो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली उसी रूट से लेके जाऊंगी जहां से मैंने पढ़ा था और जैसे जैसे मुझे टीचर्स ने गाइड किया था, जैसे मुझे पढ़ाया गया था, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे पास लिखे हुए. इनफैक्ट दिस इज माय रजिस्टर. जो टीचर मुझे पढ़ाते थे इस पे मेरे रूल्स लिखे हैं. इनफैक्ट मैं एग्जैक्टली उसी से ही स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ताकि एक पॉइंट भी कोई फर्क ना. तो एक्चुअली मैं आई विल बी होल्डिंग योर हैंड्स एंड टेकिंग यू थ्रू द रोड दैट आई वाज टेकन थ्रू. ठीक है, हाँ, आई विल टेल यू एवरीथिंग. ठीक है. अब ये है कि by degree I did my MBBS from Khyber Medical University. क्योंकि मैं केपी से बिलोंग करती हूँ इसलिए केपी से एलोकेटेड भी हूँ और केपी से पढ़ा भी है. स्कूल और कॉलेज नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज मेरा केपी में था. 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश ग्रामर है. ठीक है, और हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर देखेंगे कि सिलेबस के अंदर प्रेसी के सिलेबस में इसको जब मैं ग्रामर जब कहती हूँ इसका मतलब प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन है. प्लीज, एक ऐसे और एक ग्रामर होता है. मैं अपनी किसी एक आधी क्लास में अपना ऐसे भी डिस्कस कर लेती होती क्योंकि मेरा ऐसे राइटिंग का प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट था. मेरे टीचर्स ने मुझे एक स्केलेटन सिखाया हुआ था और देवर टीचर्स आउटसाइड ऑफ द एकेडमी. दो उन्होंने वो फॉर्मेट सिखाया हुआ था और उस फॉर्मेट पे मुझे जिस टॉपिक पे ऐसे आता था शेप वही होती थी, बस उसके अंदर मैं चीजें जो है वो ऐड और माइनस करती रहती थी. मैं अपनी हमारी कॉम्प्रीहेंशन की जो क्लास होती है वो छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा. कॉम्प्रीहेंशन वाले टॉपिक में यूजली उस दिन मैं अपना ऐसे डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि ऐसे मैंने 17 में भी उसी फॉर्मेट पे करके पास किया था और 19 में भी उसी फॉर्मेट पे पास किया था और इनफैक्ट जोहा को भी मैंने उसी पे पढ़ाया था और उसका भी 19 का अटेम्प्ट जो है वो क्वालिफाई है. तो मेरा ख्याल है कि दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन ऐसे. दैट आई विल शेयर विद यू गाइस. ठीक है, कि उसकी मतलब फॉर्मेट क्या है, फिर आप लोग अपने अपने ऐसे उस पे लिखा करेंगे. लेकिन ऑफ कोर्स आई एम नॉट अगेन अ टीचर ऑफ ऐसे, तो ऐसे पे ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन किसी एक आध दिन डिस्कशन करें. थैंक यू. नो, आई डिड नॉट प्रैक्टिस माय एसेज एवरीडे. ऐसे के लिए एक टिप याद रखनी है आप लोगों ने, ऐसे से आपने स्टार्ट नहीं करना. इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे का पहला पेपर होता है, नो डाउट. ऐसे CSS के एग्जाम का पहला पेपर हो, लेकिन आपकी तैयारी का वो आखिरी चीज होनी चाहिए. आई डोंट नो, देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक इट व्हेन आई से दिस. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई से एंड पीपल डोंट लाइक इट, बट आई विल एनीवे, क्योंकि वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी तैयारी में जो चीजें जैसी फील हुई. मुझे याद है कि जब तैयारी स्टार्ट की थी, ऐसे का पहली क्लास थी, टीचर्स ने बोला डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे लिखना है, डेमोक्रेसी पे इंट्रो लिखें. आई वाज अ डॉक्टर, नया नया मेरा MBBS खत्म हुआ, नया नया हाउस जॉब खत्म हुआ. आई हैड नो आइडिया कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, कैसे. डेमोक्रेसी का टोटल मुझे ये पता था
कि हाँ आप अपना वोटिंग करके आप अपना पीएम सिलेक्ट करते, प्राइम मिनिस्टर, डिक्टेटर नहीं होता। और एक चीज पता थी बेनजीर वाली कोटेशन के, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, पता नहीं कोई इस तरह किसकी कोटेशन है ये। दैट वाज ऑल आई न्यू अबाउट डेमोक्रेसी। द टीचर इन द क्लास सेड डेमोक्रेसी पे इंट्रो लिखना। माय पेन स्टॉप्ड। मैं सोच रही हूँ पहली लाइन कहाँ से शुरू करूँ, इंट्रो का वो क्या होगा, मतलब शुरू कहाँ से करूँ, लिखना क्या है, बात कहाँ से पकड़ूं। इसी उसमें मेरा आधा घंटा गुजर गया। पीपल्स रोट पेजेस एंड पेजेस ऑन इट। क्यों? कोई पॉलिटिकल साइंस की बैकग्राउंड का है, कोई मास्टर्स किया हुआ है, किसी का आईआर है। दे हैव अ ग्रिप ऑन दीज थिंग्स। डॉक्टर्स डोंट हैव इट, प्रॉब्ली इंजीनियर्स डोंट हैव इट। तो बात ये है कि इस सारे इशू से मैं इतना डीमोटिवेट हो गई थी। आई जस्ट हैड इट इन माई हार्ट कि ऐसे मैं नहीं लिख पाऊंगी। इट टुक मी, I spent a very less energy on writing and practicing essays, and I spent more energy on breaking those stereotypes which are in my heart and mind कि ये मुझसे नहीं होगा। उनको ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लग गया। So don't demotivate yourself. Do not pressurize yourself. आपने easy go में जाते रहना। और आज आप एक easy चीज कर रहे हैं, आहिस्ता 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 बिल्ड करेंगे। आपको मैं डायरेक्टली 100 पे खड़ा करूं, पूछूं जी आप 1 क्लास के बच्चे को मल्टीप्लाई 1000 का टेबल सुन लें, हालांकि दो इट्स वेरी इजी, बच्चा नहीं सुना सकेगा। उसके जहन में ये बात बैठी हुई है 1000 बहुत बड़ा नंबर है और उसका टेबल मुझे नहीं आ सकता। ऐसी कोई स्टीरियोटाइपिंग अपने दिल और दिमाग में ना बिठाएं। और अगर आपके कांटेक्ट में इस किस्म के लोग हैं जो सीएसएस से डराते हैं, उनसे भी दूर रहना, ठीक है। एक और बात, आपने आई विल ऑलवेज बी हियर टू मोटिवेट यू। आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कंपैरिजंस करते हैं। सीएसएस की कंपैरेटिव चेकिंग जरूर है, आपका पेपर कंपैरिजन में चेक होगा, कंपटीशन में चेक होगा दूसरे के साथ। उसने ऐसा लिखा है, आपने कैसा लिखा है, लेकिन आपकी तैयारी कंपैरेटिव नहीं। अगर आप कंपैरेटिव बेसिस पे तैयारी शुरू कर लेंगे तो आप मुश्किल हो जाएगी। फलाने ने इतना कर लिया, फलाने ने इतना कर लिया, मैंने तो अभी तक 2 सफे भी नहीं किए। आपने 2 सफे किए होंगे, लेकिन आपने क्वालिटी के किए होंगे। आपने 7 बुलेट्स बनाए होंगे, आपने 7 नोट्स बनाए होंगे, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। वो फलाना बंदा जिसने 18,000 सफे 2 दिन में पढ़े थे, उसने ना तो समरी बनाई होगी, उसने ना तो नोट्स बनाए होंगे, उसने ना तो उस डेप्थ से पढ़ा होगा जिससे आप पढ़े। तो स्टॉप कंपेयरिंग इन फर्स्ट प्लेस। एंड प्रिपरेशन के टाइम पे देयर इज नो कंपैरिजन। हर एक का डिफरेंट है। मेरे दिसंबर तक भी मैं आपको बता रही हूँ, थैंक यू, मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिसंबर तक भी आई हैड 2 सब्जेक्ट्स लेफ्ट जिनके नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन हाथ नहीं लगाया था, रटा शटा याद करना स्टार्ट नहीं किया था। और लोगों से पूछते थे, हम तो तीसरी हम रिवीजन पे, चौथी रिवीजन पे। डोंट लिसन टू द पीपल, दे आर प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू पास, लेकिन वो अपने तो पास उन्होंने नहीं करना, आपको भी खराब करेंगे, ठीक। और एक बात और, हाँ, आपसे कोई नोट्स मांगता है, आपसे कोई हेल्प मांगता है, कोई टॉपिक पूछता है, वो बखील बंदा नहीं बनना, चीजें छुपा लो, ये ना दो, वो रिटर्न मेरे पास प्रूफ के साथ। कभी मैं आपके साथ कभी फेस टू फेस मिलूं, आई नेम द पीपल जो जितने बखील थे वो उतने फेल हुए। जो अच्छा बंदा होता है, जो डिस्कशंस करता है, जो बताता है मैंने कल ये पढ़ा, साथ वाला पूछता है उसमें क्या पढ़ा था, आप डिस्कशन करेंगे उसमें ये पॉइंट्स थे, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन आप रिवाइज कर रहे हैं और वो चीजें आपके मेमोरी ट्रैक्स बनते जा रहे हैं। तो रिवाइज, टॉक, शेयर, इस करने से आप फेल कभी नहीं होंगे, इससे आप पास हो सकते हैं, फेल नहीं होंगे। तो ये नेगेटिविटी से दूर रहें। और ये ऐसे पॉजिटिव लोगों को थोड़ा अल्लाह भी पुश करता है, अल्लाह की तरफ से भी आपकी बड़ी हेल्प होती है। That was a moral lesson. अभी morality का लेक्चर क्लोज करते हैं। Let's come back to our grammar. Yes. इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे ग्रामर का हमने ये करना है कि आप सबसे पहले आज अपने जो है प्रिंट आउट करेंगे आउटलाइन ऑफ ग्रामर, ठीक। जब आप ग्रामर की आउटलाइन प्रिंट आउट कर लेंगे तो you'll know कि आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब syllabus it's going to be different for everyone. Everybody says that you have to start with your compulsories. I was a person who started with the optionals. आप एक सब्जेक्ट मैंने ट्राई किया, मैंने इस्लामियात से शुरू किया था and I was stuck for good 2 months. इस्लामियात ही नहीं मुक रही, शुरू हो गया, फिर मैंने कहा यार ये तो, और मेरा टॉर्चर बिल्ड होता जा रहा था, ये तो एक भी नहीं हो रहा, तो मेरे 11 रहते हैं आगे। तो बात ये है कि ऐसे आपने करना है आखिर में, जब आपका डाटा सारा कलेक्ट हो जाता है, ऐसे तो हो गई बात।
आउटलाइंस बनाते रहें, फॉर्मेट सीखते रहें, लेकिन आपने जो आपका ऐसे है, ऐसे लिखने आपने आखिर में शुरू करने। आपके पास जेंडर आपने पढ़ लिया, करंट आपने पढ़ लिया, पाक अफेयर पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आपके पास बड़ी कहानियां होती हैं टू इनकॉर्पोरेट इन योर एसे। अभी आपको क्या पता एनर्जी क्राइसिस क्या है, अभी आपको क्या पता वाटर के इश्यूज पाकिस्तान में क्या क्या चल रहे हैं, लेकिन जब आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे आपको वाटर के सारे इश्यूज पता होंगे, टेररिज्म के सारे इश्यूज पता होंगे, यू कैन टोटली टेक केयर ऑफ इट। ठीक, अच्छा पाक अफेयर्स इज वेरी ट्रिकी। पाक अफेयर्स के 3 हिस्से हैं, एक आपका कंटेम्पररी है, एक आपका हिस्ट्री है, एक आपका पाकिस्तान जब बना, इनिशियल स्टेजेस ऑफ पाकिस्तान। जो कंटेम्पररी है वो तो करंट अफेयर्स का हो गया, पूरा करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। जो आपका हिस्ट्री है उसकी एक बुक है मेरे पास, मैं आपके साथ सॉफ्ट में शेयर कर सकती हूँ, एक ग्रुप बना लें आप तो मैं उसमें आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद आता है आपका इनिशियल पाकिस्तान जब बना, 2 प्रॉब्लम्स, उसके 2 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 होगा आपका इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान और दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक्स आपने करने हैं इकराम रब्बानी वाली बुक से, याद रहे सिर्फ यही 2 टॉपिक्स करने। बच्चे एक और रिक्वेस्ट कर दूं, प्लीज सेंड मी अ मैसेज, इसको अपने मैसेज को आप एवरीवन कर दें, यू सेंड मी अ मैसेज प्राइवेटली और फिर मैं रिप्लाई प्राइवेटली उसी बंदे को चला जाता है, एंड देन आई हैव टू कॉपी इट एंड रीसेंड इट, एंड आई एम वेरी बैड एट दिस टेक्नोलॉजी थिंग, इट्स वेरी हेक्टिक फॉर मी टू डू दैट। ठीक है, तो आप अपने सारे वो प्राइवेट मैसेजेस ना भेजें, इसको एवरीवन करें सो दैट एवरीबॉडी कैन सी द क्वेश्चन टू। 3 हिस्सों में आपकी पाक अफेयर्स डिवाइडेड है। हिस्ट्री मुझसे ले लें, बहुत प्यारी छोटी सी किताब है, एक एक पेज पे एक एक टॉपिक है, और टिल 1947। 1947 के बाद 2 टॉपिक्स हैं इकराम रब्बानी के, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान और दूसरे नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आपके 3 कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, कब बने, क्यों बने, जो भी। थर्ड इज कंटेम्पररी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये 2 टॉपिक्स हैं, लेकिन इकराम रब्बानी में बाकी बहुत गलतियां हैं, इसीलिए मैं उस बुक को सजेस्ट नहीं करूंगी, यही 2 टॉपिक उसमें अच्छे हैं, वहां से कर लें। और तीसरा आ जाता है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब है आपकी नॉर्मल करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की बेहतरीन किताब है जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो है पीएसपी का बंदा है वसीम रियाज खान, इनकी किताब काफी अच्छी, और ये वसीम रियाज खान है, सॉरी रियाज खान, ये अच्छी बुक है, ये हर साल अपडेट भी करते रहते हैं। इसके अलावा सरफरीद की पीएसपी, आई एम सॉरी आई टाइप रॉन्ग, ठीक है, तो ये बात, हाँ वसीम रियाज इज अ गुड बुक, आई लाइक इट। अब हम आते हैं अपने ग्रामर के ऊपर। ग्रामर की आउटलाइन आपने आज जाके प्रिंट आउट करनी है या देख के लिख लेनी है, हाउएवर यू लाइक इट, पर आपने आज देखनी है। होमवर्क नंबर 1 हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है हम देखते हैं जी। नंबर 1 आपने प्रेसी करनी होती, नंबर 2 आपने कॉम्प्रिहेंशन करनी होती, नंबर 3 आपने पंक्चुएशंस करनी है, 4 एनालॉजीज करनी है, लिखे मत, ये सीएसएस वालों ने एफपीएससी पे दिया हुआ। 5th पे आपने ट्रांसलेशन है, सेंटेंस करेक्शन है, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, नरेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गए आपके सिलेबस की चीजें। फिर एक बात करने वाली हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती, व्हेनेवर आई से इट, मैं जब भी ये बात करती हूँ कि ग्रामर आपके रट्टे का पेपर है, ग्रामर की 90% चीजें आपने याद करनी है, एंड आई गेट स्नब्ड रियली बैड एट इट, आई डोंट नो व्हाई आर पीपल नॉट विलिंग टू गिव इन के इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं और याद करने वाली ही हैं। आपको मैं कहूँ आप पेयर ऑफ वर्ड्स समझ लें, आप समझ लें, बियर और बेयर जी आप समझ लें, इसमें क्या समझने की बात है। बियर क्या है और बेयर क्या है, ये दोनों वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं, यू हैव टू लर्न दैट।
ट्रस्ट मी, I've got a very bad backlash at it कि जी ये कह रही हैं ग्रामर का रटा है, ये खुद भी रटा लगा के पास हुई होगी। मैं बिल्कुल रटा लगा के पास हुई, बिल्कुल 100%। पेयर ऑफ वर्ड्स रटा, इडियम्स रटा, फ्रेजल वर्ब्स रटा, प्रेपोजिशंस रटा, ट्रांसलेशन का वर्ड किसको किसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं, रटा। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग टू इट। जहां पे अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जहां पे रटा है वो आप खुद करेंगे। तो पॉइंट ये है कि कुछ चीजें आपका होमवर्क है और वो डेली का होमवर्क है। ग्रामर बच्चे आज स्टार्ट होगी, मेरे वर्ड्स याद रखें, ग्रामर आज स्टार्ट होगी और आपके फरवरी का जब पहला पेपर आने वाला है उसका हफ्ता छोड़ के उससे पहले तक आपकी ग्रामर चलेगी। ग्रामर ऐसे नहीं है कि आपने सब्जेक्ट सोच लिया, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आई एम डन, ग्रामर डन एंड डस्टेड, खत्म, तैयारी पूरी हो। नो, ग्रामर ऐसे दोनों इस तरह नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रामर में एक आप अपना होमवर्क लिखेंगे जो कि आप खुद करेंगे और डेली करेंगे। वो ये होगा, 4 चीजें आपने खुद करनी है, वो लिखें। नंबर 1, 10 idioms, 10 pair of words, 10 phrasal verbs, prepositions and GRE word list. मैं 10 कह रही हूं, it can be 20, it can be as many as you like. Pair of words, phrasal verbs, prepositions, synonyms and antonyms. I will please let me just go in my direction जैसे जैसे मैंने वो प्लान किए होते। जी बिल्कुल, I'll tell you everything including the book. अच्छा, अब ये होगा कि आपका डेली एक फेवरेट घंटे पे अलार्म बजा दें, सेट कर दें। 10 बजे मेरा रात के बजता था, आपका सुबह फजर के बाद भी हो सकता है, आपका शाम के मगरिब की अज़ान के टाइम भी हो सकता है, however you like it. I was the person who used to study at night. कुछ लोग होते हैं जो सुबह में पढ़ते हैं, however you like it. मेरा ये अलार्म उस टाइम पे था जब मैं शाम को तकरीबन 4, 4:30 पढ़ने बैठती थी। उसके बाद 10 बजे मेरी हिम्मत जरा कम हो जाती थी, इंग्लिश मुझे आसान लगती थी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश का वो टाइम रखा होता था जब मैं तंग आ जाती थी कि बाकी कुछ पढ़ने का दिल नहीं है, अंग्रेजी पढ़। सारे ये चाय भी गर्म करके ले। ये नहीं होगा कि आपने प्लान कर लिया है आज आप बैठ के कि मैं 200 पेयर ऑफ वर्ड्स आज कर लूंगा, अगले 4 दिन मेरे पेयर ऑफ वर्ड्स के 4 दिन के अंदर आई एम कमिंग टू इट, मैं अगले 4 दिन में सारे पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर लूं, यूं नहीं। अच्छा, ये आपका होमवर्क हो गया। 10 o'clock डेली मेरा बजता था अलार्म, आपने अपने मर्जी से लगा लेना है। मैं आपको वैसे सीरियस होने की इंतहा बता रही हूँ कि ग्रामर में अच्छे नंबर आने के पीछे मेरी मोटिवेशन यहाँ तक थी कि मेरी बहन की घर में मेहंदी चल रही थी, ढोलकी थी, मेहंदी वजन होता है, ढोलकी चल रही थी और हम ऊपर वाले पोर्शन में थे, गाने चल रहे हैं, रोला हो रहा है। अचानक मैं पिक्चर्स ले रही, मेरे फोन पे अलार्म बज गया 10 बजे। मैंने कहा अगर मैंने आज ये छोड़ा ना, मैं डेली छोड़ूंगी और मैं रोज कोई ना कोई किसी ना किसी दिन बहाना करके छोड़ूंगी। इट हैज स्टार्टेड एंड इट हैज टू बी डन। टीचर्स जिस तरह बताते थे, यकीन करें मैं लकीर का फकीर, मैं कहती थी एज इट इज करना। लहंगा पहन के आई वेंट डाउनस्टेयर्स, अपना कमरे का दरवाजा बंद करके, शोर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बैठ के 10 पेयर ऑफ वर्ड्स, 10 इडियम्स, 10 तेज किए। वो अलग बात थी, अगले दिन याद नहीं थे, दोबारा अगले दिन पढ़े, बट किया। मैंने कहा व्हाट एवर, शादी अपनी जगह, बहन अपने पास कर चुकी है CSS, ये तो अपना करके जा रही है, मेरे तो अभी पेपर देने, तो इसकी मेहंदी के चक्रों में मैं अपनी बीच में। तो इस हद तक आपकी मोटिवेशन चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका अलार्म बज रहा है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में किताब रखें कि वो घंटा आएगा मैं गाड़ी में किताब खोल के पढ़ूंगा। इतने ज्यादा नहीं है, 10 क्या चीज है यार, 15 मिनट लगते हैं, बट यू हैव टू डू इट। और ग्रामर आपको तभी पे बैक करेगी जब आप ग्रामर को इतनी इज्जत देंगे, वरना ग्रामर अच्छे अच्छे बच्चों को फेल करा देती है। और मैं अपनी फैमिली की बड़ी पर्सनल चीजें आपके साथ शेयर करूंगी कि कहाँ छोटी छोटी गलतियों पे पूरे पेपर फेल किए, ठीक है। अब आते हैं जी सोर्सेज पे, बुक्स पे। ये हो गया, ये आपके वाले हो गए, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सब चीजें आप खुद करेंगे जो मैंने आपको लिखवाई डेली। इसमें जो मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं, बैरन्स की एक बुक है GRE की, GRE वर्ड लिस्ट जो है वो है 3500 अल्फाज, ठीक है। आपने डेली जितने 10 पसंद है, 15 पसंद है, 20 पसंद है, जिस तरह करते हैं करें। मेरी थोड़ी गुड लक होगी थी कि मेडिकल के टाइम पे एंट्री टेस्ट में, क्योंकि ये पूछते हैं तो उस टाइम
याद की थी। इसको याद करने की एक अलग साइंस है। आप जिस तरह आम किताबों को, पेयर ऑफ वर्ड्स को, बाकी चीजों को रटा करेंगे, ये उतना याद नहीं होती। लफ्ज भी बहुत ज्यादा है। लिटरली ह्यूमन माइंड की जो कैपेसिटी है, इट इज 3000 न्यू वर्ड्स और 3000 नए वर्ड्स। गुड, जिन्होंने याद की हुई है बहुत अच्छी बात है, जिनकी रहती है वो अभी कर सकते हैं। देयर इज एम्पल टाइम। आप लोग जब 3000 आपके वर्ड जो हैं वो ब्रेन नए वर्ड याद कर सकता है। आप पेपर्स में देखते होंगे कि आपको लोगों के नाम भूलना शुरू हो जाते हैं अगर आपको याद हो। वो इसलिए, कौन सा नोट ऑफ नो, इसीलिए जो है आपको मैं क्या बता थी, हाँ, आप जो 3000 वर्ड जो हैं पर ईयर और मंथ, 3000 वंस जो आपकी मेमोरी एक बार बनी हुई है ना, उस मेमोरी के अंदर आप चाहे एक दिन में 3000 नए वर्ड्स घुसा रहे हैं, वैसे बता रहे हैं कि टोटल नए वर्ड्स याद करने की कैपेसिटी ऑल लाइफ 3000 है। अगर आप 3001 वर्ड याद करेंगे, पीछे से कोई ओल्ड वर्ड आपकी मेमोरी से निकाला जाएगा सबकॉन्शियस, ठीक है? तो वो साइकिल चलता रहता है, न्यू एंड ओल्ड वर्ड्स का साइकिल चल रहा। अब बात ये है कि आपने वैसे भी यू आर बाउंड टू फॉरगेट 500 वर्ड्स, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी तैयारी, अपनी जमीर को तो मलामत नहीं करेंगे ना बाद में कि हमने तैयारी में कोई कमी छोड़ी थी। इसका तरीका क्या होता है कि A4 साइज, जो आपका A4 पेपर होता है प्रिंटिंग वाले, आपको याद है प्रिंटर का पेज होता है। I hope I have one here. Oh, I do have. ये आपका A4 साइज पेपर है, ठीक है? इसको आपने 3 दफा फोल्ड करना है। ये एक दफा फोल्ड किया, सॉरी मैं बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ, बट ये आज पहला लेक्चर है इसलिए, बाकी फिर इतने बेसिक्स पे। ये एक दफा, ये दूसरी दफा फोल्ड किया, इतना बन गया, और अब इसको मैं तीसरी दफा फोल्ड कर रही हूँ। ये दिस इज द साइज। इसके अब मैं इनको फाड़ूंगी यहाँ से, तो ये मेरे 8 इस साइज के पेपर बन जाएंगे, 8। इसका मतलब 1 शीट इज गिविंग मी 8 फ्लैश कार्ड्स। अब इन फ्लैश कार्ड्स के फ्रंट पे मैं वर्ड लिखूंगी, बैक साइड पे मीनिंग और नीचे एक सेंटेंस। फ्रंट पे वर्ड, बैक पे मीनिंग एंड सेंटेंस। अब क्या होगा कि जब आप ऐसे करते हैं, आपके जब 50 हो जाए, 100 हो जाए, आपकी मर्जी है। एक बंडल आप कितने पे बनाते हैं? मेरा एक बंडल 100 पे था। आपने क्या करना है कि आप सिफ्ट करेंगे वर्ड्स को, जो से वर्ड का मीनिंग भूल गया पीछे मोड़ के देख लेंगे, गुड टू गो। फिर सिफ्ट करें, फिर जब आप कोई ब्रेक ले अपने वो वर्ड्स देख लें। दिस इज द ओनली वे टू लर्न वोकैबुलरी, देयर इज नो अदर वे टू लर्न वोकैब। ठीक हो गया? अब आते हैं सोर्सेज पे। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, अंग्रेजी की एक किताब बहुत मशहूर है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आई हेट इट, आई विल नेवर रिकमेंड इट। दोज ऑफ यू हु हैव बॉट इट, दे कैन थ्रो इट आउट, ठीक है? किसी जमाने में 2008-7 के टाइम पे जब मेरी सबसे बड़ी बहन पेपर दे रही थी, उस टाइम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बड़ी मशहूर किताब थी। उस वक्त वहां पेपर भी आते थे उसमें। फिर FPSC वालों को पता चल गया यार ये तो हमारी किताब आउट हो गई, ये तो पता चल गया हम पूछते क्या। इन्होंने अपना फॉर्मेट चेंज कर लिया। अभी द ओनली बुक दैट आई रेकमेंड इज हाफिज ग्रीन दात चुगताई, ये नाम लिखा, ये बुक। दिस इज हाउ इट लुक्स। मेरी 2016 की किताब है, और ये मैं आपको इसलिए खोल के भी बच्चों को दिखाती होती हूँ कि दिस इज हाउ गुड आई वाज एट लर्निंग। ये रटाफिकेशन हुई, पक्के रटे, आगे फिगर्स भी बनाई होती थी जिसके वर्ड का मीनिंग ना भूले। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। जिस वर्ड का मीनिंग मुश्किल लगता है अपना, इसके अंदर सेंटेंसेस मुश्किल भी लिखे होते थे, मैं अपना बना लेती थी। जाओ हम गूगल पे सर्च करके, डिक्शनरीज में सर्च करके, आसान सा जुमला। तो मेहनत करनी है ग्रामर पे, आप आराम से 70+ ले सकते हैं। अब ये हो गई मेरी रिकमेंडेड बुक, होगी हाफिज ग्रीन दात चुगताई। देयर इज अनदर गुड बुक, इट्स नेम इज जॉन ईस्टवुड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। ये रूल्स के लिए अच्छी है। इसमें आपको ग्रामर के नाउन क्या है, प्रोवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, जिनकी बेसलाइन अंग्रेजी खराब है वो ये बुक लेंगे। और वो CSS वाली जो तैयारी है, CSS का प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, ये चीज है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बेसलाइन, आपकी अंग्रेजी अब ठीक है, अब आप हमें प्रेसी लिख के दिखाएं। रूल्स आपको पता होने चाहिए।
अब आप हमें ये करेक्शन करके बताएं, ये ट्रांसलेशन करके बताएं, आप ये करके बताएं। ये सब चीजें तब होंगी जब आपकी इंग्लिश ठीक है। जिनकी इंग्लिश ठीक है, बताती हूँ, जिनकी इंग्लिश ठीक है वो तो सीधे से हाफिज वाली किताब ले लें। जिनको लगता है कि हमारी इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज गेट जॉन ईस्टवुड बुक। इसके अलावा आई डोंट लाइक अ थर्ड बुक। ये बुक मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने ये हाफिज वाली किताब ली, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड, हर बार मैं बच्चों को ये बुक बताने के बाद कहती हूँ आप लोगों को कहीं ये ना लगे कि मैं हाफिज कोई मेरे जानने वाले हैं जिसने मुझे कहा कि किताब दिखवा दो। इट्स रियली अ गुड बुक। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप जब मेरे लेक्चर्स ले रहे होंगे, क्योंकि मैंने इस बुक से पढ़ा हुआ है, टीचर्स ने मुझे ये बुक पढ़ाई हुई है, तो आई नो व्हाट एंड वेयर डू आई हैव टू टीच, और आपको रूल्स को इजी करके मैं समझाती हूँ। फ्रेजल वर्ब्स इसमें है, ठीक है। उसके बाद मजे की बात ये कि इफ यू बॉट दिस बुक, आपको इसके बाद आगे वो जीआरई की बैलेंस की लिस्ट आपको खरीदने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। वो क्यों, क्या मसला है? क्योंकि वोकैब इसके अंदर दी हुई है, और व्हाट डज इट से, जीआरई मास्टर वर्ड लिस्ट। जीआरई की लिस्ट इसने पूरी अपनी बुक के अंदर दी हुई है, इसीलिए ये इतनी मोटी किताब, ठीक है। अब इसमें आधा पार्ट तो इसके अंदर वो जीआरई की वर्ड लिस्ट है, फिर इसके अंदर ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फिर इसके अंदर आगे यहाँ पे आएंगे ये इडियम्स हैं। तो इट्स अ वन बुक दैट कंटेन्स ऑल, और इसके अंदर पास्ट पेपर सॉल्व हुए हुए हैं। I think this is the best book that you can get. My recommendations, हाफिज करीम दाद चुगताई, you can always go for any books you like. Wren and Martin का ये सीन है कि Wren and Martin is a good practice book. आपने रूल्स समझ लिए, आपने बुक्स देख ली, आपको मैंने लेक्चर दे दिया, आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रेसी का पैसेज कहाँ से लूं? तो Wren and Martin की किताब में पैसेज दिया हुआ है, प्रैक्टिस इट। तो इट्स अ प्रैक्टिस बुक एंड आई टेक इट एज अ प्रैक्टिस बुक। और जो भी Wren and Martin ले, काइंडली उसके साथ उसकी की मिलती है, एक की भी खरीदनी है आप, ठीक है। डोंट जस्ट बाय द बुक और फिर अल्लाह के वाले आप सोल्यूशन करके अल्लाह पे छोड़ दिया, ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। की में उसकी सोल्यूशन, हाँ जिनके पास की है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है, Wren and Martin की मिलती है, वो खरीद, छोटी सी ब्लू कलर की। अच्छा, नोट्स ऑफ नोआ बचे, वही बात है कि आप जितनी आप चाहें, देयर इज अ न्यू एडिशन, आई थिंक दैट 2019 का भी कोई नया आ चुका है। This is 16, this is the oldest, this is the first book that ever came out, but now there's a new one. This was the first edition. अभी काफी सारे एडिशंस आ चुके हैं, ठीक है। हाफिज करीम दाद में भी प्रैक्टिस है, हाफिज करीम दाद में रूल्स भी हैं, हाफिज करीम दाद में ओल्ड पेपर्स भी हैं सॉल्व्ड। तो माय वोट इज फॉर दिस बुक, मेरी तरफ से ये। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स इसके बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स इसके मुझे तो लग रहा था कोई 1000 से ऊपर हैं, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि मैंने 2016 में ये पढ़ी, 17 में पेपर्स में अपीयर हो गई। हमारे बहुत मुश्किल पेयर ऑफ वर्ड्स आए थे जो बड़े अनकन्वेंशनल से, बड़े नए नए टाइप के आए हुए थे। हॉल से मैं वाहिद बच्चा था जो निकल के कह रहा था कि मैंने सारे पेयर ऑफ वर्ड्स और सारे इडियम सॉल्व किए, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ये कैसे। और मजे की बात ये हुई कि मुझे फेसबुक पे अपने एलोकेशन के ऊपर एक मैसेज आया, उसने कहा मैम आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा, उसने कहा मैम आपके पीछे बैठता था पेपर्स में सीएसएस के। मैंने कहा ओ अच्छा, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। उसने कहा यू डोंट रिमेम्बर बट इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। मैंने 2 साल जो है होगी बच्चे, आई डोंट नो, मेरे पास तो पीडीएफ में नहीं। फॉर मी स्टडीइंग फ्रॉम हाफिज वाज इनफ, माय लेक्चर्स एंड हाफिज आर इनफ, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, उसने मुझे कहा मैं आपके पीछे बैठता था, 2 साल मेरा ग्रामर फेल हो रहा था कंटिन्यूसली, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने कहा ओके। तो उसने कहा कि मैम मैंने जो है आपको पूछा था कि मुझे पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आ रहे। आई रिमेम्बर कि मैं उसको जुमले भी ना सोच के, मैंने कहा हम दोनों के आगे पीछे बैठे एक जैसे ना हो, तो मैंने उसको जुमले चेंज करके बताए कि अपने ये, तो मैंने उसको 5 पेयर ऑफ वर्ड्स के 10 जुमले लिखवाए थे। उसने मुझे कहा थैंक यू, आपको थैंक यू के लिए मैसेज कर रहा हूँ कि इस साल मेरी ग्रामर पास है और ऐसे फेल हो। तो बात यह है कि अल्लाह की तरफ से शायद उसकी किस्मत में ही नहीं था, तो इवन आफ्टर ट्राइंग उसको चीटिंग करा दी। तो उसके एक ठीक थे पेयर ऑफ वर्ड सारे और एक मेरे ठीक थे, क्योंकि उसको मैंने लिखवाए थे। तो ये है कि उसके बाद उसने इडियम्स पूछे, इडियम का भी बता दें। अब मैं इडियम अपने ढूंढ रही थी कि कहाँ अटेम्प्ट किए हुए हैं। जब मैंने अपने इडियम्स ढूंढ लिए, मैं पीछे मुड़ के बताने वाली थी, पीछे सीट खाली थी, तो उस बंदे को उठा के उन्होंने पता नहीं इतनी खामोशी से मिसप्लेस किया
कि मुझे पता भी नहीं चला। तो ये है कि दिस इज हाउ इट इज। आप इसके अंदर बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन वंस यू गेट डन विद देम इट मींस कि आप इंशाल्लाह 100% पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स कर चुके। फिर इसने पिछले 20 सालों के पेपर पेयर ऑफ वर्ड्स के सॉल्व किए हुए हैं। आप देखेंगे कि वो जो 20 साल पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपको वो सारे आ रहे होंगे, क्योंकि वो उस लिस्ट में दिए हुए हैं इसने पीछे। ये बात होगी, आपका डेली का होमवर्क हो गया। बाकी मैं आपको प्रेसी कराऊंगी, कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगी, ट्रांसलेशंस कराऊंगी, एनालॉजीज कराऊंगी, जो रूल्स वाली चीजें। और 8 लेक्चर्स में इंशाल्लाह इंक्लूडिंग दिस वन, दिस इज द फर्स्ट वन, हम अपनी ग्रामर रैप अप कर लेंगे। यू कैन बाय व्हाटएवर एडिशन इज अवेलेबल, देयर आर नॉट मच चेंजेस बच्चे। उसने 2016, 17, 18 वाले पेजेस पेपर्स ऐड कर दिए होंगे, वो आप गूगल भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं। अब आते हैं, ओके जी, मजरत, आई एम बेसिकली a left-handed person, लेकिन मैं लिखती राइट से हूँ। I had this fracture when I was a kid in my finger, और ये बिल्कुल डिटैच हो गई थी, तो I had to shift to left hand. Since then I became basically a left-handed person. I do everything with my left hand except writing, क्योंकि फिर लिखने पे मुझे right hand पे shift किया। When I'm talking, when I'm picking things up, when I'm typing, when I'm doing everything, I do it with my left hand. अच्छा, हाँ, मैं उस पे प्रेसी फर्स्ट वाले को मैं पेपर अटेम्पटेशन पे आने वाली। नो इट्स नॉट। If we are doing on regular basis along you, will we be all done? You won't be done. आपको जाना है फरवरी तक, आपका लिस्ट खत्म हो गई। You have to start revising it. You'll never put your grammar book in one place कि I'm done with it. Never. और जो बच्चे पीडीएफ में कह रहे हैं, बच्चे आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू गेट अ बुक in this form, I don't know, in the hard copy form, so that you can write things on it. Write in your handwriting, please. आप अपना हाथ से जुमले बनाएं, जो उसका जुमला बड़े खराब जुमले भी हैं इसमें, बड़े मुश्किल सेंटेंसेस हैं, तो आप उसको ठीक करने के लिए, आप इजी करने के लिए, तो you need something written. तो आप अपनी बुक खरीदें जी, वो इस बुक में दी हुई है, आपने याद करनी शुरू करनी है। बहुत सारे बच्चे बीच में गिव अप कर देंगे, और जितने बच्चे जो है वो याद कर सकते हैं और जहां तक याद कर सकते हैं करें। और इनफैक्ट बड़ा मजे का, मैंने तो बैलेंस इस तरह मेंटेन किया था जब मैं फर्स्ट टाइम जीआरई की वर्ड लिस्ट करती, आई वाज इन एफएससी, तो मैं इस तरह करती थी, एक ए वाली लिस्ट, ए का पहली लिस्ट, फिर लास्ट लिस्ट 50th, फिर सेकंड लिस्ट, फिर 49, फिर थर्ड लिस्ट, क्योंकि ए देख के भी ना दिल बंद हो जाता था, फिर वो बी और एक्स और जेड आना शुरू, एक सीधी लिस्ट, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, ऐसे आते जाए, एंड देन यू विल मीट समवेयर इन द सेंटर 24 और 25, तो फिर आपकी लिस्ट पूरी होगी इस तरह। हाँ, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ये है। हाँ, हाफिज वाली बुक आप ले लें, इसके अंदर जीआरई की लिस्ट दी हुई है। It took me 6 बेसिकली, पर मैं 8 भी समझ लेती हूँ, क्योंकि 2 months बिफोर गोइंग टू एकेडमी बी मैं समहाउ इन टच ही थी, लेकिन प्रैक्टिकली इट वाज 6 months फुल, ऑल इन ऑल। 4 महीने की नोआ थी, और नोआ वाला टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया था। 4 महीने, जैसे अब मैं आपका लेक्चर आज ले रही हूँ, तो मैं वापस जाके सारा लेक्चर नोट डाउन करके उसको नीट करती थी, उसके नोट्स बनाती थी, और मैंने 12 फाइलें रखी हुई थी, और जिस दिन जो लेक्चर होता था 1 लिख के स्टेपल करके उस फाइल के अंदर। वंस आई वाज डन विद नोआ, तो मेरे 12 के 12 सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स तैयार हो चुके थे। एक टीचर, एक आज मेरी क्लास होगी ना आपकी, अगर आज करंट अफेयर्स की क्लास होती, मैं कोई एक ही टॉपिक आपको पढ़ाती, वो टॉपिक आप टीचर का बुक से पढ़ के, गूगल करके, एक अच्छे से नोट्स बना के, डिटेल 20 सफ़ों बजाय, खैर है लंबे हो, बना के फाइलों में रख लिए। उसके बाद मैंने जब सेल्फ स्टडी थी, इट टुक मी गुड 2 months, तो वो सेल्फ स्टडी पे उन नोट्स को पढ़ा, उन नोट्स की बुलेट्स बनाए, और फिर पेपर में अपीयर हो। एंड ग्रामर साथ डे 1 ग्रामर मेरी अप्रैल से स्टार्ट थी, और अलार्म मेरा बंद हुआ था 7 फरवरी 2017। होमवर्क है जी बच्चे, आपने इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, prepositions भी इस बुक में दी हुई हैं। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स अभी तक पेपर में नहीं आए हैं कभी। और इसके बाद है जीआरई लिस्ट। ये सब कुछ बच्चे इस बुक के अंदर दिया हुआ।
फ्रेजल वर्ब्स कभी नहीं दिए, लेकिन ट्रस्ट मी आने वाले एक आध साल में पेपर में आने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब्स पता ना, वॉक इनटू, लुक आफ्टर, ये होते हैं। इन्होंने आउटलाइन में दिया हुआ है, जो आपका सिलेबस है उसके अंदर मेंशन्ड है, पर पेपर में अभी तक नहीं आए। अगर उन्होंने पेपर में दे दिया, आप क्लेम नहीं कर सकते कि एफपीएससी वालों ने आउट ऑफ कोर्स पेपर दिया। वो कहेंगे हमने तो लिखा हुआ था, हमारी ऑप्शन, हमारी मर्जी, हम जब जो दे दें। तो आपने तैयार करने, अपने हथियार पूरे रखने। अब आता है क्वेश्चन कि हम प्रेसी जो है एंड में अटेम्प्ट करेंगे, स्टार्ट में। प्रेसी हमेशा, आई रिपीट, प्रेसी हमेशा आखिर में अटेम्प्ट करनी है। द लास्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इन योर इंग्लिश ग्रामर पेपर इज गोइंग टू बी योर प्रेसी। और आपकी जो बाकी है कॉम्प्रिहेंशन, वो होगी सेकेंड लास्ट। और आपका बाकी सारा पेपर, जो कि आपका छोटी छोटी चीजें, पेरो वर्ड्स, इडियम्स, फलाना टिमकाना, ये है वो सब कुछ आप करते हैं आखिर, वो पहले। अब एक प्रॉब्लम थी, जब मैं 17 में थी, मुझे तो नहीं सिखाया गया था, मैं आराम से करके आ गई आखिर में। उसका रीजन ये होता है कि जब आप शुरू में प्रेसी पढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख रहे ऐसा दिखता है, इसको देखते ही बंदे का दिल बंद हो जाता है। अब आप एक एक लाइन पढ़ते हैं और उस वक्त इतना स्ट्रेस होता है और बच्चे गौर कर रहे होते हैं। आपने अगर 10 मिनट लगा लिया ना पढ़ने में, तो आप इंसान है, ह्यूमन बीइंग की एक नेचर है, वो आपके दिमाग में एक नैगिंग, वो टिकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पूरा पेपर पढ़ा हुआ, पूरा पेपर पढ़ा हुआ, पूरा पेपर 25 मिनट की भी मार नहीं होगी जो पीछे चीजें दी होती। सॉरी, इट्स नॉट प्रिंटेड, इट्स जस्ट प्रेसिजन कॉम्प्रिहेंशन। पूरा बाकी पेपर बेसिकली 10 मिनट की मार भी नहीं, 25 मिनट मैक्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, ये आप जुमले बना दें, एक एक लाइन का जुमला होता है यार, ट्रांसलेशन 3 लाइनें होती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक एक सेंटेंस होता है, आप नीचे नीचे लिखते जाएंगे। तो बात यह है, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। जब आप बाकी सारा पेपर कर लेते हैं, अब आपके पास फ्री टाइम, आप एक दफा प्रेसी पढ़े, नहीं समझ आई, दूसरी दफा पढ़े, नहीं समझ आई, तीसरी चौथी, आप सुकून से अपनी प्रेसी पे प्रिपेयर कर रहे होते। जो सबसे पहले कर रहा होगा वो बच्चा मेरे से मार्क करवा ले, बहुत मुश्किल है के पास, क्योंकि वो जिस स्ट्रेस में वो प्रेसी कर रहा होगा ना, तो उसको समझ आ रही होगी ना, वो ठीक लिख रहा होगा। ठीक हो गया। हाँ, ये बात है कि प्रेसी का पेपर फेल हो गई। हम प्रेसी जब स्टार्ट करेंगे, मैं इस मिथ को मैं उधर आपके साथ बस्ट करूंगी। मैम, आपने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो बुक बताई है वो भी लेनी है, आप लेक्चर्स काफी हैं, यू आर राइट मैम, लेक्चर्स काफी हैं। जिन लोगों के इंग्लिश में मसला है वो लोग ले लें। देखें, आप अपने जज खुद हैं, आपको पता है कि इंग्लिश, मुझे पता है मेरी उर्दू बहुत खराब है, बोलने में नहीं बट इन राइटिंग, वो जो फॉर्मल लिखनी है, इफ समबडी टेल्स मी कि जिसकी उर्दू खराब है वो ये किताब ले ले, आई विल बाय दैट, क्योंकि मेरी फॉर्मल उर्दू, लिखाई वाली उर्दू खराब है। अब बात आती है कि हम जो एंड में अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको कहा 17 में कोई इशू नहीं था क्योंकि आई वाज अ स्टूडेंट, उसके बाद मैं बच्चे पढ़ा रही थी। 2019 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया इस्लामाबाद में, तो मेरे इर्द गिर्द हॉल में बहुत सारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे। बड़ी मैंने उन्हें चीटिंग भी कराई, एमसीक्यू उसके पेपर भी दिखाए, मैंने कहा इसका ये सारे टिक कर लो, जो मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। अब ये हुआ कि जी उधर अनाउंसमेंट की बंदे ने कि आप प्रेसी का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन पहला आपका प्रेसी का है, आपने अपनी आंसर शीट में पहला क्वेश्चन पहले ही करना है। और ये बात क्लियर कट आपके रूल नंबर 4 पे लिखी हुई है, जो आपकी आंसर शीट होती है उसके शुरू में रूल्स लिखे होते हैं। और वो बंदा इतनी डिटेल से, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि एक्चुअली मैंने जाके रूल्स फिर पढ़े कि कहीं मैं वाकई आई एम मिस्टेकन और व्हाट। खैर, आई वेंट back, I flipped my sheets back, I saw the rules, read all of them. उसमें लिखा था एक्चुअली कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपके 20 एमसीक्यूज का पेपर होता है। आज का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। जो प्रेसी होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से पेपर शुरू होता है। 1 आपके एमसीक्यूज को कहते हैं, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ था कि आपका क्वेश्चन नंबर शुड सिंक विद द क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर शीट। बेसिकली चाहे मैं आखिर में करूं, चाहे मैं 10 सफों बात करूं, प्रेसी जब भी करूंगी मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखूंगी। ये नहीं कि मैं 3 को अटेम्प्ट करनी हूं सबसे पहले तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर दूं ऊपर। उनका मतलब लिखने का ये था कि आपका प्रेसी का जो क्वेश्चन नंबर है और जो आंसर शीट पे आप चाहे आखिर में करें, लेकिन इसका नाम क्वेश्चन नंबर 2 ही रहेगा। उस बात का ये मतलब। तो मैंने मेरे बच्चों ने मुझे देखा, मैंने कहा बकवास कर, आप अपना ही लिखें।
तो उन्होंने मुझे ऐसे किया कि मैम आखिर में ही करनी, मैंने कहा आखिर में ही करनी। उन्होंने भी आखिर में की, मैंने भी आखिर में की। अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो दोस ऑफ माय स्टूडेंट्स दे क्वालिफाइड सीएसएस एज वेल अलोंग विद मी, माय यंगर सिस्टर डिड, आई डिड। तो आखिर में प्रेसी करना वाज नॉट अ बिग डील एट ऑल। और उस बंदे की गलत अनाउंसमेंट की वजह से मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि मेरे बच्चे जो किसी और ऑडिटोरियम्स में बैठे हैं और ऐसी मनहूस अनाउंसमेंट वहां हो रही है, तो बच्चे तो एज दे डू एज दे आर बीइंग टोल्ड। तो आपने ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी, उसको आपने यहाँ से सुन के इधर से बाहर निकाला कि भाई तू अपना काम कर, गलत पढ़ के गलत मत निकालो मीनिंग्स उसकी, ठीक है। तो प्रेसी आपकी लास्ट, कॉम्प्रीहेंशन सेकंड लास्ट, बाकी पेपर सीक्वेंस में, ठीक हो गया। बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। प्रेसी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ डू दे चेक। देयर आर सम पीपल whom I met and talked about प्रेसी, तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि देयर इज अ रूल ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड। जो प्रेसी वाली बात है वो यहाँ से मशहूर हुई है। दे सी योर टाइटल, आपकी 2 लाइनें देख के पता चल जाता है। वो जो इंडेंटेशन होती है 1 इंच स्पेस, पहले तो फेल करने के लिए वही काफी है। एक नजर से पता चल जाता है प्रेसी के रूल्स आते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा वो एक नजर या पहली 2-4 लाइनें पढ़ के आपका पेपर राइट साइड पे रख देता है या लेफ्ट साइड पे रख देता है। अगर तो आपका पेपर राइट साइड पे चला गया, वेल एंड गुड। लेफ्ट पे आप मुझे एक बात बताएं, आप 4 नंबर पे भी फेल है, आप 2 नंबर पे भी फेल है, आप 38 पे भी फेल, आप 39 पे भी फेल, फेल इट डजंट मैटर। लेफ्ट हैंड साइड पे ठोकते हैं नंबर 2, 8, 4, 15 देखिए, लेकिन लोअर देन 40। राइट हैंड साइड वाले पेपर फिर प्रॉपर चेक किए जाते हैं, कितने पेयर ऑफ वर्ड्स ठीक हैं, कितने, क्योंकि उस बच्चे ने पास होना है, उसका मेरिट बनेगा, उसने compete करना है, तो उसके एग्जैक्टली जितने नंबर बनते हैं उसको उतने ही दो, समझे। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी, nobody knows if this happens or not, but if this happens, please try your best कि आपका पेपर लेफ्ट साइड पे ना जाए। ऑक्सफोर्ड में नहीं मिल जाएगा। इरम बच्चे, आप लोग हाफिज वाली बुक तो लोगे ही लोगे। हाफिज वाली बुक में पेयर ऑफ वर्ड चीजें, ये चीजें ऑक्सफोर्ड में नहीं है। उसमें नाउन क्या है, प्रेपोजिशंस कैसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, वो इस किस्म की चीजें हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, वो इंग्लिश को ठीक करने के लिए। लेकिन सीएसएस का सिलेबस उसमें नहीं। सीएसएस का सिलेबस इसमें बकवास करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड। ये किसने कहा है कि ग्रामर का फुल पेपर अटेम्प्ट करना मुश्किल है? मैंने 17 में भी 25 मिनट पहले पेपर खत्म किया था, कसम उठा रही हूँ, मैं ओवर नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मंकीज आर लिविंग डैश ट्री, इन द ट्री, ऑन द ट्री। अब इन और ऑन लिखने में कितना टाइम, एक प्रेसी बनाने में अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ग्रामर का वाइट पेपर है जो 25-30 मिनट पहले खत्म हो जाता है। इनफैक्ट मैं बाहर निकली थी, माय मदर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी, क्या है चीजें छोड़ के आ गई है, पेपर आधा छोड़ आई है। मैंने कहा कसम उठा रही हूँ, पूरा किया, आता था, बस हो गया, इतना ही टाइम लगता है। तो पेपर बच जाता है, टाइम बच जाता है ग्रामर में। ये किसी ने भी बोंगी छोड़ी है कि पूरा नहीं हो सकता। It will be more than enough. A CSP belongs to your group, ma'am. My group. अच्छा, ये बिलाल पाशा साहब नहीं फरमाया होगा। अच्छा देखें, ये है कि आपके पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। देखिए, उर्दू मीडियम भी बचे हैं, इंग्लिश मीडियम भी है। इंग्लिश मीडियम में भी फिर बड़ा डिफरेंस है, कोई अच्छे स्कूल का है, कोई थोड़ा मीडियोकर स्कूल का है। बात ये कि हर एक को, मुझे इस्लामियात मुश्किल लगती थी और सर अली मुझे ये कहते थे, यार बेटा इस्लाम मुझे समझ नहीं आता, आप मसला क्या। कभी मेरे इस्लामियात में नंबर नहीं है, कभी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मेरा मसला क्या। लेकिन इस्लामियात बस मुझे मुश्किल लगती। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करता है और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। अब बात ये है, ये लास्ट आपकी बात होगी और उसके बाद हम प्रेसी स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें बताने का ये मतलब है क्योंकि आप ग्रामर के ट्रैक पे आ रहे होते हैं, तो ये चीजें बतानी जरूरी होती है। डायरेक्टली रूल्स ये हैं वो हैं करना शुरू जो है, इस्लामियात इन इंग्लिश विल पास यू, उर्दू में या 80s में आएंगे या फेल हो जाए। हाँ, गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, एग्जैक्टली, गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। अब ये है, in which subject other than agriculture first you got less mark as compared to? I got less marks in psychology. I scored 58. उसमें मेरे अच्छे होने चाहिए थे। I was a doctor. 18 मेरे MCQs करेक्ट थे। I don't know why. वर्ड्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, 7 बचे, I'll come to it, don't worry. वो हम एक रूल डिस्कस करेंगे।
लास्ट चीज आपको ये बतानी है कि आई हैड अ कोलीग, आई हैड अ बैचमेट, ही वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग सीएसएस. उसने मेरे साथ तैयारी शुरू की, couldn't qualify the first attempt but second में. अब ये होता है कि उसने मुझे कहा कि मुझे तैयारी का तरीका बताएं. अब वो इतनी खराब अंग्रेजी थी कि वो मुझे लिखता होता था कई दफा हाउ डिड यू, आगे डू डिड डन ना यू स्लैश डाल के कहता था इनमें से जोन सी भी लगता है लगा दे. मैं कहती यार ये बंदे की अंग्रेजी, और इंतहाई खराब अंग्रेजी. डिड के साथ आई डिड नॉट ईटन माई फूड, मतलब डिड के साथ थर्ड फॉर्म. तो ये है कि मैंने कहा भाई अंग्रेजी बहुत खराब है, आप अंग्रेजी पे काम करें. उसने कहा इंग्लिश पे कैसे काम, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरा मसला है. मैंने कहा आप रीडिंग करें. उसने कहा ठीक है, रीडिंग में मुझे बुक्स बता दें, मुझे इंग्लिश की बुक्स नहीं पता. मैंने कहा यार इजी बुक्स से शुरू करते हैं, आप हैरी पॉटर की किताब खरीद. उसने हैरी पॉटर ले ली, फिलोसफर स्टोन पहली. अब जी 2 हफ्ते तक बंदा गायब है. 2 हफ्ते बाद उसने मुझे मैसेज भेजा कि जी मैंने बुक पढ़ ली है. मैंने कहा अच्छा. मैंने पहली दफा वो मेरा अहमद की पहली दफा उर्दू की किताब पढ़ी थी, पीरे कामिल. इट टुक मी 2 गुड मंथ्स. मैंने कहा एक बंदे की इंग्लिश खराब है, इंग्लिश बुक का रीडर नहीं है, 2 हफ्ते में मुझे मैसेज कर कह रहा है इज डन. मैंने कहा इसकी समरी लिख के भेजो. सही गलत अंग्रेजी के अंदर समरी आ गई, लेकिन उसने बुक पढ़ी थी. ही न्यू व्हाट वाज इन द बुक. मैंने कहा ओके सेकंड बुक ले लो. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ बताती गई. उसने ले ली. उसके बाद फिर मैसेज आया मैम क्या. मैंने कहा यार आप एक काम करो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ले, उसकी पूरी सीरीज. उसके बाद वो बंदा 2 महीने गायब हो. 2 महीने बाद मैसेज आया आई एम डन. मैंने कहा समराइज करो जरा 5-5 लाइनों में हर बुक में क्या था. ही टोल्ड मी. उसके बाद मैंने कहा गेम ऑफ थ्रोन्स के वो जो सीरीज आई हुई है 5 बुक्स हैं वो खरीदो. इसने वो बड़ी मोटी मोटी किताबें. ही टुक गुड 1 मंथ, 1 महीने में या 1.5 आई थिंक उसने मुझे मैसेज किया डन. मैंने कहा समराइज करो. समराइज. और ट्रस्ट मी मैं आपको बता रही, वो जो उसने मुझे पहली हैरी पॉटर की किताब की समरी लिख के भेजी थी और जो वो गेम ऑफ थ्रोन्स की कर रहा था, जमीन और आसमान का फर्क था. मैंने कहा ये कोई डिफरेंट बंदा मैसेज कर. आई फेल्ट लाइक हिज स्क्रिप्ट वाज चेंजिंग, हिज वर्ड्स वर चेंजिंग, उसकी ग्रामर करेक्ट होना स्टार्ट हो गई. उसके अलावा फिर उसको मैंने कहा जी सिडनी शेल्डन पढ़ लो. उसने पढ़ ली. फिर उसने कहा और बताएं. मैंने कहा खालिद हुसैनी की 3 किताबें पढ़ लो. वो पढ़ ली. जॉन ग्रिशम. ट्रस्ट मी मैं अक्सर बच्चों को ये किस्सा सुनाती हूँ. मैंने कहा आई एम अ वेरी एविड रीडर, आई एम अ वोरेशियस रीडर. आई स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ बुक्स. मैंने कहा यार इसको अगली कौन सी, मैं पहले से सोच रही होती थी अब पूछेगा इसको अगली कौन सी किताब बतानी. पॉलो कोएल्हो की बुक्स पढ़ लो जी, फलानी पढ़ लो. मैं मुश्किल मुश्किल किताबों पे जाना शुरू हो गई थी एंड ही स्टार्टेड रीडिंग ऑल ऑफ देम. और फिर 4-4 3-3 दिनों में कहता था बुक डन नेक्स्ट, बुक डन नेक्स्ट. यकीन करें ही क्वालिफाइड सीएसएस. और मैं अक्सर हंसती हूँ कि लुक एट द टीचर एंड लुक एट द स्टूडेंट जिसकी अंग्रेजी खराब थी. he not only qualified, he got allocated in PSP. पुलिस में वो बंदा एलोकेट हुआ. एंड मैं जो टीचर जो बता रहा था फलानी किताब अंग्रेजी खराब, मैं गई अपनी 5वीं प्रेफरेंस में एमएलसीजी. तो बात ये है कि जो पढ़ते हैं, एक बात ये आप याद रखें, आप लोगों में से जो बच्चा ग्रामर से डर रहा होगा, जिसको टेंशन होगी, वो टेंशन में पढ़ेगा, वो पास हो. चाहे वो उर्दू मीडियम है, चाहे वो फजूल स्कूल से, चाहे उसकी ग्रामर पे स्कूल पे मेहनत नहीं हुई. और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले बहुत अच्छे स्कूलों के बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें इंग्लिश आती है, वो रूल्स आते हैं और ग्रामर के सीएसएस के रूल्स बिल्कुल कोई और चीज. ठीक जी. तो ये मैं आपको बता दूं अंग्रेजी उनकी पास है जो तैयारी कर रहे होंगे, और अंग्रेजी उनकी फेल है चाहे वो किस मर्जी स्कूल के हैं, चाहे जो मर्जी बैकग्राउंड है, जिन्होंने तैयारी ना की. अच्छा जी. मैं जिन लोगों को इंग्लिश का मसला होगा वो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे. हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, अपना प्लान बनाएंगे, हमने कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कब कब कैसे कैसे पढ़नी है. तो इसमें हिचकिचाना नहीं. आप लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग सब, हम लोगों की उर्दू खराब हो तो ये बड़ी बेइज्जती की बात. ट्रस्ट मी. मेरे साथ एक बैचमेट था हु प्रोनाउंस्ड अ फ्रेंच वर्ड रॉन्ग, और मेरे साथ ये सिविल सर्विस अकेडमी के बड़े लोग बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ा मॉक किया उसे. और वो बड़ा सिंपल से मॉडेस्ट से बैकग्राउंड का बंदा था. तो मैंने उसको पोलाइटली एक बात की. मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, और उन सारों की याद. मैंने कहा अगर तुम जमशेद और मोहम्मद इश्तियाक और इन प्रोनाउंसिएशंस को गलत करोगे ना प्रोनाउंस, तो फिर लानत है तुम्हारी शक्ल पे. क्योंकि पाकिस्तानी नाम तुमसे प्रोनाउंस नहीं हो रहे. तुमने पूरी जिंदगी 20-25 साल क्या की. अगर तुम्हें नहीं पता कि लजाने को क्या प्रोनाउंस करना है और जॉनरे को आपने क्या प्रोनाउंस करना है, और फलाने के हमारे बाप दादे तो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, फ्रेंच नहीं बोलते थे, नहीं आता नहीं आता. सिंपल.
उसमें क्या शर्म और उसमें क्या बेइज्जती। इसी तरह इंग्लिश जिसको नहीं आती इसमें कोई शर्म की बात, दैट्स ओके, इट कैन ऑलवेज बी लर्न, हमेशा सीखी जा सकती, ठीक है। तो अब ये है कि हम अब स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेसी। पहला टॉपिक होता है प्रेसी, और वो मैं पहले सबसे इसलिए करवाती हूँ ताकि हम अगली सारी क्लासेस में आप वो होमवर्क्स करके मुझे भेजते जाएंगे और वो मैं चेक करती रहूंगी, ठीक है। और जितनी प्रेसीज आप लिखेंगे आपके उतने पास होने के। आते हैं जी प्रेसी के ऊपर। राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है रीडिंग। आप हैरान होंगे कि मैं मोस्ट ऑफ चीजों का, आप कहेंगे 99% तो मैडम चीजों पे कह देती है रीडिंग। इंग्लिश अच्छी करने का एक ही तरीका है, वो है रीडिंग। अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी बात, अच्छे वर्ड्स। आप जीआरई की वर्ड लिस्ट याद करेंगे ना, आप देखेंगे कि वो वर्ड्स आप अपने ऐसे राइटिंग में और पेपर अटेम्प्टेशन में कभी भी नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल देखा नहीं, आपने वो लफ्ज उठाया और उसका मीनिंग रटा कर लिया और खुद जुमला बना लिया। अगर आप किसी जुमले को पढ़ते हुए एक लफ्ज वहां पढ़ते हैं, दैट इज व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज यूज्ड। जब आप एक कहानी के अंदर वर्ड्स पढ़ते हैं ना, और मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ जॉनरा डजंट मैटर। आप रोमांटिक बुक्स पढ़ें, आप सस्पेंस पढ़ें, आप थ्रिलर्स पढ़ें, आपका जो जॉनरा आपको पसंद है, हिस्ट्री पढ़ें, whatever you like, it's going to help you in writing, it's going to help you in your vocab building, हर हाल। क्योंकि हर ऑथर का डिफरेंट तरीका होता है और हर ऑथर का कोई स्पेशल तरीका होता है लिखने का। और आप बंदा पढ़ता है, बंदा कहता है यार ये बात, हाँ इसने कितने प्यारे वर्ड्स में ये बात लिखी है, ये बात बंदा इस तरह भी कर सकता है। तो आपको तब समझ आएगी कि हाँ, तो रीडिंग इज द ओनली वे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग। अच्छा जी, आते हैं प्रेसी के ऊपर। आई होप आई यूजुअली टेल माय स्टूडेंट्स इफ इट्स ओके दैट आई टॉक इन उर्दू एंड इंग्लिश बोथ। इफ यू वांट होल ऑफ द लेक्चर टू बी इन इंग्लिश आई कैन डू दैट। मैं अपने कंफर्ट लेवल से उर्दू इंग्लिश में स्वैप भी करती रहती हूँ। अदरवाइज इफ यू वांट इट टू बी इन इंग्लिश इट कैन बी इन इंग्लिश। 2 months से आपके कहने पे एडिटोरियल पढ़ना, गुड। आई एम रीडिंग समथिंग स्पेसिफिक और एनीथिंग एट ऑल। एज आई सेड, आपका जो सा जॉनर, आपको एक चीज पढ़नी नहीं अच्छी लगती, मुझे हिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, I'll start a book, I'll read 5 pages and then I'll leave it. और दुनिया में इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है that you start reading a book and you leave it. I can't. मतलब कोई मैंने गंदी भी किताब स्टार्ट की है तो फिर मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रहा होता है, but I have to read it. फिर वो खत्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो you should do the same. तो अगर आप कोई गंदी किताब स्टार्ट करेंगे जो आपको नहीं अच्छा लगता या आपको इंटरेस्ट नहीं है, यू जस्ट रीड 5 to 6 पेजेस, आप रीडिंग की हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, आप छोड़ देंगे रीडिंग। तो डोंट डू दैट। वी शुड कंडक्ट आवर क्लास इंग्लिश। सॉरी बच्चे, आई डिडंट गेट योर मैसेज। वी शुड कंडक्ट आवर क्लास इंग्लिश का मतलब, अच्छा, व्हाट इज अ प्रेसी? प्रेसी इज बेसिकली 1/3. Acha, you want it to be in English? Okay, fine. It can be in English if you want. Right. What is a pressy? But you'll have to learn. You'll have to learn the spellings. There's no other way. Both English and Urdu. हाँ, मेरा comfort level यही होता है. I keep switching. I promised you that I'll talk in English, but you'll see me switching back into Urdu as well, because there are things that sometimes I can't explain in English and I have to go back to the saving language of mine, Urdu. अच्छा जी, हाँ फलाना, एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब आते हैं प्रेसी के ऊपर। I'll tell you a few points what basically pressy is. I hope most of you must have done pressy while growing up. स्कूल में किसी ना किसी क्लास में किसी ना किसी टाइम पे एक आधी प्रेसी, हम बचपन में उसको समरीज कहते थे, समरी अटेम्प्ट करना। हाँ, you must have done it with different names, with different something, but you must have done it. अब ये है कि प्रेसी होता है प्रिसाइज करना। प्रिसाइज का मतलब होता है टू कट शॉर्ट, प्रिसाइज बात करें, टू द पॉइंट बात करें, मतलब फजूल बातें निकाल के यू जस्ट कम टू द पॉइंट, दैट इज प्रेसी, ठीक है। कितना शॉर्ट करे, इट नॉर्मली इज टेकन एज 1/3. Tapish, you've sent me a private message. तो आप 1/3 करें, ठीक है।
एक बात जो बच्चों को नहीं पता वो ये तो ठीक है, एवरीबडी नोज दैट यू हैव टू precise something, you have to cut something short into 1/3. They do it very elegantly. What they forget is that you have to cut it short and you have to simplify it. What most of the people do is just cut it short. सिंप्लीफिकेशन वाली बात अक्सर औकात बच्चे मिस कर जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, एक किताबें होती हैं जिनमें एक वर्ड आता है कि जी ये वर्ड रिप्लेसमेंट है इस पूरी लंबी लाइन का, और वो लफ्ज होता है कोई 18 लेटर्स का, डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। आपने अगर अपनी प्रेसी में ऐसा कोई अल्फाज यूज किए हैं जो कि दे आर वेरी बिग GRE वर्ड लिस्ट के अल्फाज हैं, आप तो अपनी तरफ से कहेंगे यार मैं ऑसम किस्म की प्रेसी करके आया हूँ, मैंने तो जबरदस्त किस्म के उसमें बड़े बड़े अल्फाज डाले थे, मैं फेल हो गया। इट्स बिकॉज यू हैड कट योर प्रेसी शॉर्ट बट यू डिड नॉट सिंप्लीफाई इट। अब आती है बात सिंप्लीफिकेशन के लेवल की। देखिए देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन फॉर एवरीबॉडी। ठीक, सैयद एजाज जो है अगर ये बिकन हाउस से पढ़े हुए हैं तो इनका सिंप्लीफिकेशन का लेवल मुझ गरीब कॉन्वेंट के बच्चे के 10वीं का होगा, मेरा सिंप्लीफिकेशन का लेवल बहुत सिंपल हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यस, नो फ्लावरी वर्ड्स, नो फिगरेटिव लैंग्वेज, नो मुश्किल GRE वर्ड्स एट ऑल। इनफैक्ट वो डालने से आपके नंबर कटेंगे आने के बजाय। तो हमने इतना सिंपल करना है जितना कि एक 6th ग्रेडर अंडरस्टैंड कर सके। कितना? 6th ग्रेडर। आपने कहानी लिखी, आपके कजन्स बच्चे नेबर्स कहीं पे 6ठी क्लास का बच्चा ढूंढ, उसको वो पकड़ाए हैं, उसको कोई ये पढ़ो, do you understand what I've written? If he or she understands it, तो you've simplified it enough. अगर आपकी वो बातें उसे समझ नहीं आ रही हैं तो you haven't simplified it enough. Got it? और आपकी most of the time प्रेसी के अंदर मैं यही पॉइंट आउट कर रही होंगी, डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड, नॉट अ प्रेसी वर्ड, नॉट अ प्रेसी वर्ड। प्रेसी में हम शॉर्टन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, अब है राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। यू विल हैव टू राइट योर प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, ये तो सिंपल है। You cannot just pick chunks up out of your pressy and put it in your pressy passage. No, but you can pick the phrases up. Phrase होता है 2 to 3 words का एक cluster of words. ठीक है, आपने वो pick कर लिया और आपने अपनी pressy में डाल दिया. That's okay. And maximum you can take up to 3 phrases. 3 phrases आप as it is passage में से उठा के pressy में डाल सकते हैं. When I say passage, I mean आपका जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो उन्होंने आपको दिया है पैराग्राफ, वो आपका पैसेज है। ठीक है, बट व्हेन आई से प्रेसी, आई मीन द आंसर दैट यू आर राइटिंग इन योर आंसर शीट। वो जो आप लिखेंगे वो आपका प्रेसी होगी, लेकिन जो आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर पैराग्राफ दिया, दैट्स अ पैसेज। तो व्हेनेवर आई से पैसेज, इट्स द क्वेश्चन। व्हेन आई से प्रेसी, आई मीन द आंसर दैट यू आर राइटिंग। तो आप अपने पैसेज में से 2 से 3 फ्रेजेस अपनी प्रेसी में डाल सकते हैं, लेकिन पूरी लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। जी बच्चे, आप व्हाट्सएप पे ही मुझे अपना होमवर्क भेजेंगे एंड आई विल चेक इट फॉर यू। और हम जब भी नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस होमवर्क किया होना चाहिए, और वो अच्छे बच्चे होंगे जो होमवर्क करके सेंड करेंगे और मैं उनका मार्क करूंगी। और फिर मैं अगली क्लास के अंदर इश्यूज भी डिस्कस करती हूँ जो सब बच्चों ने एक ही जैसी कोई मिस्टेक की होती है, एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो हर लेक्चर के बाद वो लेक्चर आप प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क करोगे, देन यू विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, आप 1 से 3 वर्ड जो है मैंने कहा आप बोरो भी कर सकते हैं, कोई वर्ड्स एक आधा वर्ड भी बोरो कर सकते हैं, फ्रेज भी बोरो कर सकते हैं, पर मैक्सिमम अप टू 3 फ्रेजेस या 3 वर्ड्स से ज्यादा आप बोरो ना करें, उससे ज्यादा पे नंबर फिर कटेंगे, फिर लगता है बहुत ज्यादा कॉपी पेस्टिंग हो रही। पूरी लाइन उठा के कॉपी पेस्ट अपनी प्रेसी के अंदर करना इज लीथल, इट कैन फेल यू। नेक्स्ट इज अ कीवर्ड। एक होता है कोई एक वर्ड है जिसके ऊपर आपकी प्रेसी बेस्ड है, जैसे कि वर्ड है एक आपका 2010 की प्रेसी थी, सेम वर्ड आप मैक्सिमम अप टू 3 वर्ड्स और अप टू 3 फ्रेजेस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीजें आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, चाहे फ्रेज चाहे वर्ड, डजंट मैटर। लेकिन जो कीवर्ड है, कीवर्ड होता है कि एक ऐसा लफ्ज जिसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ,
अब एक 2010 में हमने देखा कि RIG एनवी ऐसे है, एनवी वैसी है, एनवी करने से ये होता है, एनवीएस पर्सन की ये आदतें होती है। इसका कीवर्ड क्या है? एनवी। इसका कीवर्ड है एनवी, ठीक है। अब क्या होता है हाँ, कीवर्ड इज एनवी ना, वो तो उसका सिनोनिम आपने जेलसी लिख दी। एग्जैक्टली यही गलती जो उस्मान खान यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा ही एक मिस्टेक 2010 में भी हुई। FPSC वालों की एक पुरानी आदत है, वो क्या करते हैं कि रिकमेंडेशंस देते हैं। हर साल पेपर के बाद, पेपर लेने के बाद रिकमेंडेशंस आती हैं कि जी बच्चों ने इस साल पेपर क्यों फेल किया। अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा, हमने क्या ब्लंडर्स किया FPSC का वो कोई ऐसा रिकमेंडेशन, लेकिन बच्चों ने क्या गलती की, इसकी पूरी रिकमेंडेशन लिखी लिखाई हर साल पब्लिश होती है। 2010 में आया कि जी एनवीएस बंदा ऐसे करता है, एनवी ये है, एनवी वो है, एनवी वो, मतलब पैसेज का कीवर्ड एनवी था। बच्चों ने कहा एनवी तो जेलसी होती है, उन्होंने सारा जेलसी, क्योंकि टीचर्स ने सिखाया हुआ था कि वर्ड कॉपीज नहीं करने, अपने वर्ड्स में अपने लैंग्वेज में लिखना है। बच्चों ने बड़ा क्लियरली फॉलो की इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने वहां पे जेलस का वर्ड यूज करके पूरा पैसेज अटेम्प्ट कर लिया। प्रॉब्लम ये हुआ कि 90% of the students failed the 2010 exam because of this mistake। और जब recommendations issue हुई तो उनमें लिखा गया कि बच्चों को एनवी और जेलसी का डिफरेंस पता नहीं चला। अब एनवी और जेलसी क्या है कि मोहम्मद उस्मान के पास एक बहुत अच्छे शूज है, अगर तो मैं एक एनवीएस बंदा हूं तो मैं कहूंगी यार उस्मान के जूते अच्छे हैं, मैं भी पैसे जमा करके ऐसे जूते खरीद के अपने फियांसी को गिफ्ट कर दूं, बड़ा अच्छा, बहुत प्यारे हैं ये मैं एनवीएस हूं। रश करना। बट इफ आई एम अ जेलस पर्सन, मैं कहूंगी अल्लाह करे मोहम्मद उस्मान गाड़ी से उतरे और नाली में गिर जाए और जूते खराब हो जाए, इसके पास भी ना रहे। दैट इज जेलसी। प्योर नेगेटिविटी इज जेलसी, and somewhat a little bit positivity in that grudge is called envy। रश करना, यार इसके पास औसम चीज है, काश मेरे पास भी होती, लेकिन यू विल नेवर विश कि उसकी खराब हो जाए। जेलस बंदा विश करेगा अगले का भी काम खराब, ठीक है। तो that there was a difference in very minute difference, but there was a difference in these two words। hence मैं क्योंकि वो बंदा हूँ who stays and plays very safe, किसी मसले फड्डे में नहीं पड़ना, किसी रोले में नहीं पड़ना। तो जो आपका की वर्ड होगा, जो एक ऐसा वर्ड जिसके ऊपर आपका पूरा पैसेज डिपेंड कर रहा है, उस वर्ड को हम चेंज ही नहीं करेंगे। की वर्ड स्टेज द सेम, और की वर्ड आपका एज इट इज वैसे का वैसा आएगा, चाहे 10 दफा लिखे, चाहे 5 दफा लिखे, चाहे 20 दफा, कॉपी पेस्ट, ठीक हो गया। की वर्ड के अलावा 3 फ्रेजेस या 3 वर्ड्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, up to 3 words। बच्चे, इरम, stay with the lecture right now, I'll tell you that is the last thing of the lecture, ठीक हो गया। अभी हम समझते हैं कि प्रेसी क्या। अब बात यह है, आप जब CSS के एग्जाम दे लेंगे, इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर लेंगे, आप एक दिन CSA में बैठे होंगे और आप आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं, ये क्या से क्या पूछते रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या फायदा रियल लाइफ में, और क्या फायदा प्रेसी करने का रियल लाइफ में। तो लेट मी टेल यू कि आपकी प्रेसी सारी जिंदगी एज एन ऑफिसर, आपका स्टेप नंबर 1 ग्रेड 17, आप प्रेसियां ही लिखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपको 50 पेजेस का एक पलंदरा पहुंचता है, कोई कंप्लेंट आती है, आप क्या करेंगे, उस कंप्लेंट को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी जी एक बंदे ने कंप्लेंट भेजी है कि जी आपके जो ऑफिस के सबऑर्डिनेट्स, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, उन्होंने मेरे राइट गाल पे एक थप्पड़ मारा, फिर उसने मेरा कॉलर खींचा, फिर उसने मुझे लेफ्ट साइड पे एक थप्पड़ मारा, फिर मैंने उसको कहा मैं मैडम को बता दूंगा, उसने कहा मैडम जाए काम करे अपना, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, फिर उसने मुझे पुश किया, फिर उसने मुझे गाली दी, फिर उसने मुझे ये वाली गाली पहले दी, फिर ये वाली बाद में दी। वो इतनी लंबी कहानी उसने 20 सफ़ों पे लिखी हुई होगी। आपकी एज एन ऑफिसर 17 ग्रेड में ड्यूटी होती है कि उस बोंगे लेटर में से जो काम की बात है, यू पिक इट अप, यू राइट इट ऑन अ पेपर एंड यू विल सेंड इट टू योर सीनियर। हम इसको कहते हैं समरी पुट अप हुई। ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, समरी पुट अप हुई। यू नेवर सेंड दैट लेटर टू अ सीनियर, क्योंकि सीनियर्स के पास टाइम नहीं है बैठ के 20-25 सफ़ों की कहानियां पढ़ते रहे। आप जैसे जैसे सीनियर होते रहते हैं, आपका काम का बर्डन भी बढ़ता चला जाता है। तो आप समरी लिखते हैं, तो अक्सर बच्चे मुझे कहते थे मैम फिर क्या फायदा हुआ, हम अफसर बन के हम प्रेसियां कर रहे होंगे। तो वो आपने एक बात समझनी है, आप लिखाई नहीं कर रहे होंगे, आपकी एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होती है,
जो कि लिखना लिखाना वो पूरा वो मैनेज करते हैं, उनको आप बुलाते हैं और उसको आप बताते हैं कि यार ये लेटर है, इसकी जरा समरी बना के लाओ। और वो समरी बना के लाता है जिसमें 1000 गलतियां होती हैं। आप उसे कहते हैं ब्रो ये काटो, यहाँ से ये बात लिखो, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको कौन कौन सी गालियां दी, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले मारा और फिर गालियां दी, ठीक है। या सबऑर्डिनेट्स के नाम क्या क्या थे जिन जिन्होंने बदतमीजी। तो प्रेसी में एक बड़ा फाइन बैलेंस रखना होता है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी। और वो आपको यहीं पे जज करेंगे इस रिटन के एग्जाम, यार ये बंदा पूरी जिंदगी काम करने के लायक है कि नहीं, क्योंकि 17 ग्रेड में आप गुड 5 इयर्स रहते होते और फिर आपने जाके आगे सीनियर होना होता है और फिर आपके जूनियर्स आपको समरी पुट अप किया करें, ठीक हो गया। तो प्रेसी इज गोइंग टू बी one of the major chunks of your job that you'll be doing in your future, इंशाल्लाह, ठीक है। अब बेसिक तरीका प्रेसी का क्या है, आपने पूरी कहानी पढ़ी, आपने उसकी जिस्ट उठाई, कहते हैं उसकी रूह को समझे, आपने वो समझ ली और आपने एक पेपर के ऊपर लिख दी। ये बहुत ही प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग अ प्रेसी है, बहुत ही प्रो, बहुत ही लाइक कोई मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश में तो वो कर सकते हैं। मैं इस तरीके को डिनाई कर चुकी थी बहुत पहले और मैं सर को एक बात कहती थी, आपको जो अनइम्पोर्टेंट लगता है उसको छोड़ दें। मैंने कहा सर जो मुझे अनइम्पोर्टेंट लगता है, अगर वो चेकर को इम्पोर्टेंट लगता हुआ तो मैंने बेसिकली अपना ही एक ना वो टीचर से सीख के, बुक से पढ़ के, कुछ वीडियोस, कभी क्या, आई डिवाइज्ड माय ओन वे ऑफ राइटिंग अ प्रेसी, जिसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। अभी मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि अदर देन व्हाट्स नॉट नीडेड इन द रूल्स, उसके अलावा मैं लाइन वाइज, वर्ड फॉर वर्ड, एंड तक, शुरू से लेके आखिर तक वो सारी बातें लिखती थी, लेकिन वो प्रेसी भी बन जाती थी, वो अपने वर्ड्स में भी होती थी, रूल्स भी फॉलो होते थे, एंड आई नेवर लेफ्ट एनीथिंग आउट। Who is this BTV DL09 has entered the waiting room for this meeting, admit, and this is the 50th time that I am clicking admit, I don't know what's wrong। अच्छा, तो इस तरह है कि ये बात होगी आपकी प्रेसी होती क्या है। अब आप लोग कुछ पॉइंट्स अपने पास लिखेंगे, आई टेल यू व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ गुड प्रेसी। तो प्रेसी का बेसिकली मैं जिस तरीके से आपको करवाऊंगी, दैट इज माय वे ऑफ राइटिंग अ प्रेसी। कुछ उसमें से हाफिज से सीखा, कुछ मेरे टीचर्स ने बताया, कुछ मैंने खुद से एडवाइस कर दिया, तो वो करते करते एक बेहतरीन प्रेसी का एक आउटलाइन बन गई। और मेरा ख्याल है कि जो बच्चे उस तरह प्रेसी करेंगे इंशाल्लाह उन्हें कोई दुनिया का बंदा फेल नहीं कर सकता। Essentials of a good pressy is number 1, please leave a 1 inch space in the beginning, जिसको हम कहते हैं indentation। टैब दबाते हैं ना, इंडेंट होता है। आप कोई भी बुक उठा ले, I don't have a book here right now in front of me, हाफिज वाली में शायद, हाँ ये देखिए जी, अब ये पैराग्राफ है। Again, admit this person, I don't know who this is। ये आपका पैराग्राफ है, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी मार्जिन लाइन होती है, यहाँ मार्जिन है। ये जो स्पेस है ना सिर्फ पहली लाइन में, ये स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ये 1 इंच होनी चाहिए या 2 फिंगर स्पेस, इसको 2 फिंगर्स कहते हैं, ठीक है। जिसने पैराग्राफ शुरू करते हुए इंडेंटेशन ना की उसका पास होना बहुत मुश्किल है। पैराग्राफ राइटिंग का वाहिद एक रूल है कि आपका जो पैराग्राफ शुरू होगा 1 इंच स्पेस देनी है, पहला कैपिटल लेटर होगा, एंड दैट्स इट। बाकी सारी लाइनें, एक रूल है पैराग्राफ राइटिंग का। तो जिसने ये भी फॉलो ना किया तो बस वो फिर क्या करे, ठीक है। आपको अभी मैंने ये बता दिया, आप में से 90% बच्चे जब मुझे होमवर्क भेजेंगे वो इंडेंटेशन भूले हुए, ठीक, लेकिन ये नहीं भूलना, इस पे स्टार लगा। अच्छा, आपकी प्रेसी ने कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, कोहेरेंस और कनेक्शन होना चाहिए। आप एक कहानी सुना, आप एक बात ऐसे लिख रहे होंगे, अच्छा ये आप बार बार निकाल रहे, मुझे नहीं समझ आती, वो बार बार आ रहा था तो मैं उसको वो कर रही थी, एडमिट, ओके, आई वोंट। फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ, पहली लाइन हर पैराग्राफ की आगे होगी। और ये पैराग्राफ राइटिंग का रूल याद रखें, ये सिर्फ प्रेसी में नहीं, ये कॉम्प्रिहेंशन में भी, आपका जो क्वेश्चन आप आंसर कर रहे होंगे, हर आंसर को स्टार्ट भी आप, हर पैराग्राफ, ऐसे का हर पैराग्राफ
1 inch space, 1 inch. Every paragraph. This is the rule of paragraph writing. ठीक है? अच्छा, ऐसे का हर पैराग्राफ को आप 1 इंच स्पेस देके शुरू करेंगे. अगला पैरा 1 इंच स्पेस, अगला पैरा 1 इंच स्पेस. ठीक? अच्छा जी, आगे है कोहेरेंस एंड कनेक्टेडनेस. वो तो सीधी सी बात है, आप एक कहानी पढ़ रहे हो और टूट फूट, कभी क्या बात, कभी क्या बात, कभी क्या, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि एक सीक्वेंस में शुरू हो, हिस्ट्री से शुरू हो, फिर सेंटर प्रेजेंट पे आए, फिर वो फ्यूचर की बात करे. तो कोहेरेंस अच्छी लगती है, कनेक्टेडनेस अच्छी लगती है. ठीक है? फिर आ जाएगा सीक्वेंस. अब आपकी प्रेसी का जो पैसेज है, अगर पैसेज ये कहता है कि मैं लाहौर गया, मुझे बहुत मजा आया और मैंने वहां बादशाही मॉस्क देखी, मैंने वहां पे कुछ डेन देखा, मैंने वहां बहुत कुछ देखा. अब अगर मैं उसकी प्रेसी बना रही हूँ और मैं ये लिखूं कि आई वेंट टू लाहौर, मैंने बादशाही मॉस्क देखी, कुछ डेन देखा, और नीचे लिख दूं मुझे बहुत मजा आया, तो इससे कनेक्टिविटी अफेक्ट नहीं हो रही, अभी भी सुनने में ठीक लग रहा है. तो दैट इज टोटली ओके. यू आर अलाउड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ योर प्रेसी फ्रॉम द पैसेज. अगर आपको लगता है यार ये पैसेज में ये बात आखिर में हुई है, लेकिन इसको मैं ऊपर भी लिख दूं, यू आर अलाउड टू डू सो. बट आई वुड रेकमेंड फॉलोइंग द पैसेज, द सीक्वेंस ऑफ द पैसेज. ठीक है? बट यू आर अलाउड, इफ यू फील लाइक चेंजिंग द सीक्वेंस समवेयर टू मेक योर कनेक्टिविटी बेटर, यू आर टोटली अलाउड टू डू इट, मना नहीं. ठीक? आगे आते हैं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं बच्चे. सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम योर पैसेज, और आपका जो प्रेसी लिख रहे हो, सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो गया, डजंट मैटर. ठीक? पर एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट टू मेंटेन द कनेक्टिविटी, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट टू मेंटेन योर कोहेरेंस एंड योर सीक्वेंस, ताकि पढ़ते हुए ऑकवर्ड ना लगे. वरना मैं पर्सनली सजेस्ट यही करूंगी कि मत सीक्वेंस को चेंज करें. आई नेवर डिड इट. ठीक हो गया? पर कई दफा जरूरत पड़ जाती है. एज इट इज करने से आपको लगेगा यार ये बात यहाँ पे थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है, इसको ऊपर वाली बात के साथ जोड़ के लिख दूं तो बेहतर होगी. डू इट, यू आर अलाउड. देन यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, अपने वर्ड्स, कंप्लीटली अपने वर्ड्स में लिखना है. देन इन इजी वर्ड्स, as easy as a 6th grader would use. Then please write, remove unnecessary speech, figures of speech. Remove unnecessary figures of speech. अब unnecessary figures of speech हैं क्या? Number 1, no direct dialogues. जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डायरेक्ट स्पीच होगी, he said, I am happy, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, you will not write it. And if you wish to write it, you will be writing it in an indirect form, please. आप indirectly लिखेंगे, indirect speech में लिखेंगे, और वो आप प्रो हो जाएंगे जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट का लेक्चर लेंगे. It is broken into 2 lectures, और बड़े डिटेल में मैं वो पढ़ाती हूँ, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक हम चेंज करते हैं. तो you will be a pro in that, don't worry if you don't know it already. फिर आता है जी unnecessary figures of speech में अब क्या क्या आता है. नंबर 1 पे आता है आपकी quotations, जो मैंने बता दी. नंबर 2 डायरेक्ट स्पीच. नंबर 3 आपकी आएगी anecdotes and stories. किसी किस्म की कोई कहानी आप नहीं लिखेंगे. आपको पैसेज आया कि the author was so thirsty, जैसे कि प्यासा कवा वाली कहानी में द क्रो वॉज थर्स्टी, आगे वो कहना शुरू हो जाएगा वो कंकरियां उठा के लाया था, उसने घड़े में डाल. दैट इज नॉट नीडेड. द पॉइंट इज द ऑथर वॉज थर्स्टी, दैट्स इट. कोटेशंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. किसी किस्म की कोई भी कोट है, कोट बेसिकली होती है डायरेक्ट स्पीच ही ना. कोटेशन इज डायरेक्ट स्पीच. कोटेशंस, डायरेक्ट स्पीच. थर्ड पे आ जाएगा स्टोरीज, एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स और स्टोरीज में क्या फर्क है, किसी को पता है? एनेक्डोट्स आपकी होती हैं सबक आमोज कहानियां, स्टोरी कोई भी स्टोरी. तो आपने स्टोरीज, नेवर मेक स्टोरी पार्ट ऑफ योर प्रेस. ठीक. नेक्स्ट इज नंबर्स. 1947 में पाकिस्तान बना. आप कहेंगे पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन मिड ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी. हो गई प्रेसी. You will never write 1947 in your pressy. No numbers in your pressy.
ठीक हो गया. नेक्स्ट इज नो एग्जाम्पल्स. और एग्जाम्पल्स वो अक्सर फंसा देते हैं. दे गिव यू एग्जाम्पल्स. और मजे की बात एफपीएससी वालों की क्या है, यू वॉन्ट इवन नो कि आप एग्जाम्पल कर रहे हैं, लिख रहे हैं. ठीक है, वो आपको कहेंगे a number of people were killed in World War II as millions of people were killed in Bosnian attack, as millions of people were killed in Flana attack. As is like you're comparing it to something, you're giving an example कि ये चीज पहले भी इस तरह हो चुकी हुई है. Don't use examples. और examples का एक अच्छा कैच ये है, आपको पकड़ने के लिए आपका ज़हन को बता रही हूँ कि you won't even know that you're writing an example in your pressy. उसको चेक करने का तरीका ये है कि जहां भी नाउन आएगा वो नाउन 99% एग्जाम्पल ही होगी. मैं कहूं पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री फ्यूचर में हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका आजकल है. जैसे ही अमेरिका का वर्ड आया मुझे क्लिक हो जाना चाहिए कि दिस इज अ प्रॉपर नाउन. ये एग्जाम्पल भी हो सकती है. फिर मैं पूरी लाइन को गौर से पढ़ूंगी, कहीं ये एग्जाम्पल तो नहीं. तो आपको जहां भी कोई नाउन नजर आएगा, जरा अपने सेंसेस को अलर्ट करके आगे पीछे पूरा पढ़ना है. वो नाउन होगा, वो हो सकता है कि वो एग्जाम्पल दी. अब नाउन मैंने कहा, नाउन अगेन should not be a part of your pressy. Noun should not be a part of your pressy. कोई भी नाउन आपकी प्रेसी में नहीं आएगा. बट इसमें एक एक्सेप्शन है. पाकिस्तान आपका कीवर्ड होगा ना, पाकिस्तान के ऊपर पूरी पैसेज होगा ना कि पाकिस्तान आजकल कामयाब हो रहा है, पाकिस्तान अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान ये वो फलाना. तो पाकिस्तान आजकल इतना कामयाब हो रहा है जैसे कि अमेरिका है. मतलब when I meant that sentence of Pakistan, I meant keyword Pakistan. There is no difference between direct speech and quotation. Direct speech मशहूर नहीं होती, quotation वो वाली direct speech होती है जो मशहूर हो जाती है. किसी बंदे का कोई डायलॉग होता है, कोई डायरेक्ट स्पीच होती है जो मशहूर हो जाती है कि जी इसने बड़ी अच्छी बात की, वो कोटेशन बन जाती है. लेकिन बेसिकली दे आर वन एंड द सेम थिंग. उस बंदे ने भी तो बात कही थी डायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, अच्छा कही थी या लिखी थी, बोथ आर डायरेक्ट. अब ये है कि शांसा बच्चे, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन वेरी वेल. हम इसके ऊपर एंड में डिस्कस करते हैं. यू विल एलैबोरेट द क्वेश्चन के फैक्ट्स एंड फिगर्स, देन हाउ टू डील विद इट. यू विल हैव टू आस्क मी अगेन, और मुझे थोड़ा एलैबोरेट करके आप पूछोगे तो. व्हाट अबाउट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स? यू विल कंपेयर द टू थिंग्स. इफ देयर इज अ कंपैरिजन यू विल कंपेयर देम. अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे उस पे आने दे. नाउन आप नहीं लिखेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू राइट नाउन. ओके, बट only in one case you are allowed to take ये हुमैरा शफात को, do I have to let her in? Noah. अच्छा, आप उस केस में नाउन्स को डाल सकते हैं only when noun is the keyword. मैंने आपको एनवी वाली कहानी सुनाई ना, इसी तरह आप 2016 की प्रेसी उठाएंगे तो आप देखेंगे ऑथर गोज टू चिरोकी, प्लान कर रहा वेकेशन. चिरोकी में उसने ये देखा, चिरोकी में उसने वो देखा, चिरोकी के अंदर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, चिरोकी दिस एंड दैट. मतलब सारा पैसेज ही चिरोकी. अगर आप जगह का नाम मेंशन नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. तो 6th ग्रेडर तो दूर, किसी सीनियर को भी समझ नहीं आनी यार क्या कह रहे हो, किधर गए थे, देखा क्या, किधर कहाँ क्या देखा. तो ऐसे केसेस में जहां पे आपका कीवर्ड ही आपका नाउन भी होगा, वहां पे यू आर अलाउड टू राइट द नाउन, लेकिन ओनली द नाउन विच इज अ कीवर्ड. अदर देन दैट नो नाउन्स. यस, एनवी लेकिन नाउन नहीं था ना, एनवी इज मोर लाइक यू नो अ वर्ब. लेकिन आपकी जो चिरोकी है जगह का नाम है, इसी तरह किसी डॉग का नाम होगा ऑस्कर. ऑस्कर इज माई डॉग. अब ऑस्कर के ऊपर पूरा प्रेस लिखी हुई है, आप उसका नाम लिखेंगे क्योंकि ऑस्कर का नाम आप मेंशन नहीं करेंगे, यू विल नॉट नो कि आप किस बारे में बात करें. ठीक है, इस तरह होता है. आगे आते हैं जी, रिमार्क्स. रिमार्क्स, आपको किसी किस्म के कोई भी रिमार्क्स है, ओह, आह, आउच, अलास, ये आप रिमार्क्स देते हैं.
रिमार्क्स अगेन आर द पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट स्पीच। तो हम क्योंकि पूरी डायरेक्ट स्पीच निकाल रहे हैं तो हम डेफिनेटली रिमार्क्स भी बीच में से निकाल देते हैं। वेकेशन वाली 2016 में वेकेशन वाली सारी स्टोरी लग रही है। नहीं स्टोरी है नहीं, स्टोरी आपकी बड़ी मशहूर स्टोरी होती है, कोई कहानी बच्चे, एनेक्डोट्स आपने बचपन से अभी तक पढ़े होंगे, मॉरल लेसन्स वाली स्टोरी। प्रेसी कोई ना कोई तो कहानी होगी, प्रेसी में वो कोई ना कोई तो आपको बात सुना रहा होगा, कोई ऑथर अपने कोई ना कोई जिंदगी का किस्सा ही सुना रहा होगा, वो तो आप लिखोगे बच्चे, इट्स नॉट अ स्टोरी। बट कोई मशहूर कहानी के साथ वो कंपेयर कर रहा है, उस पार्ट को आप निकाल दो, ठीक है। आप पेपर ब्लैंक छोड़ाएंगे, मैडम ने कहा था स्टोरी नहीं लिखनी, ये पूरी स्टोरी थी तो बाकी मेरी पेपर ब्लैंक है क्योंकि वो तो एक्सक्लूजन लिस्ट में था। ऐसे नहीं कर, हैंड राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। यही पुलिस वाला बंदा जो मैं बता रही हूँ, आई स्वेयर इस बेचारे ने मेरी अपनी तरफ से बड़ी हेल्प करने की कोशिश की, अपने नोट्स मेरे साथ कई बार शेयर किए, मेरे से 2 लफ्ज पढ़ने नहीं हुए। 4-5 दफा मैंने भेजा भाई ये क्या लिखा, भाई ये क्या, एंड में मैंने कहा ये ले भाई ठीक है, पुलिस है प्लीज, ठीक है, अगर राइटिंग मैटर करती ना उसकी करती। अच्छा जी, फिर है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। इसका मतलब क्या है? बच्चे मुझे पूछते हैं मैम हम पंक्चुएशन काउंट करें? क्यों भाई, पंक्चुएशन वर्ड है, वो तो डिजाइन है, ऐसी कॉमा डाला है, फुल स्टॉप डाला है, एक्सक्लेमेशन डाला है, वो आपके वर्ड तो नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेसी की काउंटिंग में अ आपका वर्ड है, द आपका वर्ड है, इवन आर्टिकल्स, वो आपकी मजाक हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा जब पंक्चुएशन का लेक्चर आप मेरा इंशाल्लाह लेंगे। ये बात आमना आपने मुझे उस वक्त बतानी है कि अब फिर आपकी पंक्चुएशन कहाँ स्टैंड करती है आफ्टर द लेक्चर इंशाल्लाह, वंस वील डू द पंक्चुएशंस, आप मास्टर हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट चीज है, the tense of the précis should be the same as the tense of the passage. I repeat, the tense of the précis should be the same as the tense of the passage. इस पे बड़ी लंबी मेरी कहानी है। मैं बेचारी गरीब तैयारी करी ग्रामर की और होमवर्क मिला कि जी ये प्रेसी करके लानी। मुझे ये बताया गया था कि प्रेसी जो है, जिस आपको जो पैसेज जिस टेंस में आया हुआ है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, उसी में आपने अपनी प्रेसी लिखनी है। आई ग्लैडली डिड इट। फिर क्या हुआ कि मैंने प्रेसी अटेम्प्ट करके मैं ले गई, टीचर को पकड़ाया, सही बड़ा सा कांटा मार के उन्हें मेरे मुंह पे प्रेसी फेंकी, ये तो आपको सेंस नहीं है, ये बंदी ने फ्यूचर टेंस में प्रेसी लिखी हुई है। मैंने कहा सर तो मुझे जो पैसेज दिया वो फ्यूचर टेंस था। उन्होंने कहा आपको नहीं पता, प्रेसी हैज टू बी इन द पास्ट। तो मैं तो शॉक में चली गई और उस वक्त 2-3 दिन रह गए थे पेपर होने में। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं ये कैसे बात है कि मैं पास्ट में उसको लिख दूं। इन्होंने कहा यही बात है। फिर इन्होंने क्या किया कि मुझे रिकमेंडेशन एफपीएससी की लाके दी, 2016 का पेपर होता है। उसके बाद एफपीएससी ने एक बड़ी प्यारी रिकमेंडेशन लिखी कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेल्ड इन द ग्रामर पेपर बिकॉज दे कुड नॉट reproduce the passage in past tense। सर ने कहा ये पढ़ ले, एफपीएससी को पास्ट टेंस में चाहिए। अब पता है मेरा तो माइंड ही बॉगल हो गया। मैंने कहा इस तरह तो ना मैंने कभी प्रैक्टिस की है। फिर मैंने सर को एक बात पूछी, मैंने कहा सर एक बात बताएं, मुझे पैसेज में लिखा होता है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, फ्यूचर में पाकिस्तान बहुत कामयाब हो जाएगा, पाकिस्तान फ्यूचर में सीपैक से बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा और पाकिस्तान एक दिन एशियन टाइगर बन जाएगा। मैंने कहा हाउ टू मेक अ प्रेसी ऑफ दिस इन पास्ट। मैं कहूँ कि पाकिस्तान बड़ा डेवलप्ड कंट्री था और सीपैक का एशियन टाइगर था। मैंने कहा हाउ ट्रस्ट मी, आई वाजंट आंसर्ड, आई नेवर गॉट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ही थ्रू इट ऑन माय फेस एंड ही टोल्ड मी कि यार आप जाएं, आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे बड़ी हाई होप्स थी, बट आप तो जिस किस्म के आपके सवाल हैं, बात ये आई वाजंट चैलेंजिंग अ टीचर, आई रियली हैड इट इन माय माइंड कि यार बाकी फिर अब मैं क्या करूं, इस तरह की प्रेसी आएगी तो हाउ डू आई टैकल इट। इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके दें मुझे। फ्यूचर में औरतें मर्दों के बराबर हो जाएंगी। मैं क्या कहूं, औरतें मर्दों के बराबर थी कब जी, कौन सी सेंचुरी में? तो ये तो मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा। बट खैर ही डिडंट get my question, he thought I was challenging his approach or his
teaching ways or whatever. I never got an answer to that. फिर क्या होता है जी कि मैं घर आई, आई कॉल्ड माई टीचर, जो मेरे एक ग्रामर के पर्सनल टीचर भी पढ़ाते थे. आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा सर मुझे बात समझाएं कि ये व्हाट शुड आई डू. और एफपीएससी कह रही है वो पास्ट में चेक करेंगे, तो लिखना तो पास्ट ही, देना तो उनको वही है ना. देखिए एक चेकर कह रहा है मैं ये मांग रहा हूँ, मुझे बच्चे ये नहीं दे रहे, आप वही लिखेंगे ना जो आपसे एफपीएससी मांग रही है. तो मैंने कहा मेरा तो मुझे समझ नहीं लगा कि फ्यूचर को. उन्होंने मुझे कहा बच्चे आई डोंट नो व्हाट एफपीएससी इज टेलिंग यू एंड आई डोंट नो व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज टेलिंग यू. आपका पैसेज जिस भी टेंस में आएगा आपका प्रेसी उसी टेंस में होगा. आई सेड ओके एंड ही इज वन ऑफ माय मेंटर्स. ये बात मैं अक्सर कहती हूँ, एक बंदा अपना चूज कर ले कि जब दुनिया आपको कंफ्यूज करे तो आप उस एक बंदे की बात पूछें और वो आपको फिर जैसे बताएगा आंखें बंद करके कहें यस सर. तो ही वाज वन ऑफ दोज पीपल. मैंने कहा यस सर, कह के मैंने फोन बंद किया. मैंने कहा अल्लाह खैर करे एफपीएससी. लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बात मुझे क्लिक कर रही थी कि यार बात तो गलत है कि एफपीएससी पास्ट में मांग रही है तो मैं उसको कैसे फ्यूचर और प्रेजेंट में देखूं. मजे की बात ये हुई कि मेरी नालायकी की इंतहा ये थी कि मैंने 2016 का प्रेसी का पैसेज नहीं किया था, दुनिया के बाकी सारे पैसेजेस कर लिए थे. यू गॉट इट राइट. आई सैट डाउन, आई स्टडीड और मैंने कहा 2016 का पैसेज कर लेती हूँ, अब 2 दिन पेपर के रह गए. 16 का पैसेज खोला तो आगे पैसेज ही पास्ट टेंस में था. मैंने कहा फिटे मुंह. आप समझ आई एफपीएससी ने जो ये लिखा था ना कि स्टूडेंट्स वर अनएबल टू डिलीवर द पैसेज इन पास्ट, के मतलब हमने पास्ट में दिया, बच्चों ने उसको पास्ट में किया ही नहीं, वो प्रेजेंट और फ्यूचर करके आ गए. मजे की बात ये क्योंकि स्टूडेंट्स वर बीइंग टोल्ड और एफपीएससी ने रिकमेंडेशन भी दी कि पास्ट, और बहुत सारे लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट और मिसअंडरस्टैंड किया. 2017 की प्रेसी आती है प्रेजेंट टेंस में, आधी दुनिया ने उसको किया पास्ट और बाय बाय. गॉट इट. तो ये जरा स्टार लगाएं इसके ऊपर कि योर पैसेज स्टेज, योर प्रेसी स्टेज इन द टेंस ऑफ योर पैसेज. जो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर की बात की फ्यूचर में प्रेसी होगी, प्रेजेंट की बात की प्रेजेंट में प्रेसी होगी. इनफैक्ट मैं आपको अभी प्रैक्टिस, जब आज तो नहीं होगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चला जाएगा, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो मैं आपको ऐसे जुमले भी प्रैक्टिस कराऊंगी कि पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा होगा, आपकी प्रेसी भी पास्ट से प्रेजेंट में आ रही हो, एग्जैक्टली लाइक योर पैसेज. ठीक हो गया. अब लिखें जी व्हाट नॉट टू डू इन योर प्रेसी. व्हाट not to do in your practicing. Number 1, Brian Marbani, do not add your own thoughts. मोस्टली अगर वो देते पास्ट टेंस में तो मोस्टली पास्ट टेंस में, मोस्टली प्रेजेंट में देते हैं तो आप प्रेजेंट में लिखें, फ्यूचर में देंगे तो फ्यूचर में लिखें. मैं आपको ये बता रही हूँ 16 का प्रेजेंट पास्ट था, 17 में मुझे आ रहा है प्रेजेंट टेंस, 2019 का टीचिंग वाला फ्यूचर पे आया हुआ था. वी शुड डू दिस, ऐसे होना चाहिए. जब भी विश होती है या कोई ऐसी चीज होती है ऐसे होना चाहिए, वो फ्यूचर टेंस होता है. तो वो फ्यूचर, तो दे डोंट गिव यू वन टेंस, एक टेंस कोई हावी नहीं. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल, हर तरफ से. ठीक है, वो हम करेंगे, डोंट वरी. अच्छा जी, सबसे पहले प्रेसी में डू नॉट ऐड योर ओन थॉट्स एट ऑल. चेक. अब मैं एक फेमिनिज्म वाली बंदी हूँ, मैं कहती हूँ औरतों के राइट्स होने चाहिए जी, औरतों को तंग ना करें, मोलेस्ट ना करें, हरास ना करें, ऐसी बातें. अब एक मुझे पैसेज आ जाए, औरतों को वर्क प्लेस पे हरास करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, फायदा होता है, आपका दिन अच्छा गुजरता है. बात यह मुझे गुस्सा तो बहुत चढ़ रहा होगा पढ़ते हुए, मैं नीचे लिख दूं हाउ एवर women should not be harassed at workplace, let them work, या कुछ भी लिख दो. भाई उसने मेरी सोच नहीं पूछी. आपको जो लेटर आया है उसी लेटर को अपने जहन में रखें, जो आपने सीनियर को समरी भेजनी है. यू विल नॉट बी एडिंग योर ओन थॉट्स. बीच में से एक बंदा आपको बुरा लगता है, अपना सबऑर्डिनेट, आपके 2 नहीं 8 थप्पड़ मारे थे, और 8 एक चीख पे मारे थे, 8 दूसरी पे मारे थे, उसने मारे एक था. तो यार आप तो फिर 2 नंबर बंदा. तो एग्जैक्टली उसी तरह आप प्रेसी में भी ऐसी कोई 2 नंबरी नहीं करेंगे. जैसा पैसेज आया है, give the checker what he wants. We will not add a word. ठीक है, उसी की बात को सिंप्लीफाई करके अपने वर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन अपनी सोच, अपने वर्ड्स ऐड नहीं करेंगे. नंबर 2, नो इडियम्स और वर्ड्स और कोट्स बिल्कुल नहीं लिखनी. वो लिखते हैं अक्सर द आयरन वॉज रेड हॉट व्हेन ही हिट. ठीक है, और ये वो मतलब वो अपनी कोई इडियम लगा के बात की होगी. ही इज अ वेरी एविड रीडर, हिज बुक्स आर डॉग ईयर्ड, मतलब वो पेज जो मोड़ते हैं ऊपर से. आपने ऐसे डॉग ईयर्ड और ये चीजें नहीं लिखी.
इडियम इज कॉम्प्लेक्स इंग्लिश, हमने क्या कहा, हमने सिंप्लीफाई करना है, नो इडियम्स, नो प्रोवर्ब्स, नो कोटेशंस, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज नो फैंसी वर्ड्स, ये समझा चुकी हूँ, कोई बड़े बड़े अल्फाज नहीं। नेक्स्ट इज डू नॉट बोरो लाइन्स फ्रॉम द पैसेज, पूरी लाइन बोरो करके नहीं लिखनी, बिल्कुल पूरी लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अवॉइड एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ, अवॉइड एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ, मतलब आपके 300 वर्ड्स की पैसेज है, तो हमारी पैसी कितने वर्ड्स की होगी बताइए जी, कितने वर्ड, 1/3 इसका क्या बनेगा, इसको 3 पे डिवाइड कर 100 एग्जैक्टली, ठीक है जी। अब 100 वासिफ 1/3 99 कैसे, अच्छा अब आपके 100 वर्ड जो है वो 1/3 होगी, ठीक है। अब आपके उस 1/3 को आप उससे ज्यादा भी नहीं लिखेंगे और उससे कम भी नहीं, नो ओवर राइटिंग, नो अंडर राइटिंग। देयर आर सम पीपल हु टेल द स्टूडेंट्स कि ओवर राइटिंग नहीं करनी, 101 भी ना हो, कम जितना मर्जी हो जाए, 50s में चला जाए। कम का मतलब है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन मिस की है, इतना छोटा लिखा है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट बातें मिस की है। 1/3 इज द शॉर्टेस्ट दैट यू कैन गेट। ये बात प्लीज अगर आपको कोई बताए कि जितना छोटा हो सकता है, लंबा नहीं करना चाहिए। आपने ओवर राइटिंग भी नहीं करनी और अंडर राइटिंग भी नहीं करनी। ऐसे में भी वो कहते हैं 2500 से लेके 3000 अल्फाज लिखे। क्वालिटी मैटर्स, फलाना मैटर्स, आई अंडरस्टैंड क्वालिटी डज मैटर, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आपने बीच में गाने लिखे हुए हैं? नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। आपने ऐसे में बात ठीक लिखी, लेकिन अगर आपने 1000 लफ्ज में पूरा ऐसे लिख दी जो 100 नंबर का है, यू आर अंडर राइटिंग। उसने क्लियर आपको कहा है मुझे 2500 से 3000 चाहिए, आपके 2600 हो जाए, 2700 हो जाए, 2800 हो जाए, 2900 हो जाए, या पूरे 3000 हो जाए, कम या ज्यादा, 3500 हो गए, फिर ओवर राइटिंग तो भी फेल। आपने 2400 लिखे तो भी आप पास नहीं होंगे। तो ऐसे और ग्रामर दोनों में नो अंडर राइटिंग, नो ओवर राइटिंग, आइदर वे। अब आते हैं जी, एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। तो रूल्स मैंने आपको लिखवाए, उनको एक नजर पढ़ लें जब तक मैं ये सेंटेंस टाइप करी और इसकी प्रेसी बनाए। इस लाइन को आपने वर्ड्स पे अभी नहीं जाना, डोंट काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, लेकिन क्या निकालना है, क्या डालना है, उसको देख के जरा इसको काइंडली मुझे प्रेसी बना। डोंट केयर अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स, दैट्स ओके, क्योंकि एक सेंटेंस है, इसका 1/3, तो मेरे ख्याल है 2 वर्ड्स ही बनेंगे। लेट इट बी अ सेंटेंस, नो डजंट मैटर हाउ लॉन्ग इट इज, बट exclude the things that are to be excluded, include the things that should be included. Lot of people died during the 2 world wars. Many people died during World War. During World War, एक मिनट, अली रजा नहीं, मोहम्मद उस्मान खान। एक वर्ल्ड वॉर की बात हुई है या 2 है? आपने वॉर लिखा, आपको मैं बताऊंगी कि as simple as this one S problematic हो जाता है। Many people died during World War. No, wars है। हाँ, good. Many people died in world wars. Millions of people died in world wars. Many people died in both wars. A lot of people died during the world war. A lot of human beings died. Human beings. People is an easier word. You complicated it by converting it to human beings. Let it be people. World War 1 and 2. सादिया यूनिस, हाँ जी आ जाए। Millions of people died. यहाँ तक ठीक है। In World War 1 and World War 2. Are these not proper nouns? Name of the wars? In both the world wars, many people died. Good. Many people died in war. Lots of people died. Excellent. बाकियों ने काफी हद तक ठीक किया है। 20th century शाहरुख खान. How come? 20th is not a word. 20th is a word. You've tried to avoid 1 and 2. World War 1 and World War 2. आपने 20 का word use कर दिया। नंबर आपने कहना है, मैंने लिखा हुआ है इसका a number of people died in the great wars, या many people died in great wars, या many people died in world wars, या many people died in both world wars. Either way, but you're not naming it.
millions of humanity died. आमना यूनुस बचे. Humanity is something else. Humanity होती है आपकी यार. It is used not here. It shouldn't be millions of people. हाँ. Millions of हाँ. ये जब मैं आपको करेक्शंस करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी जब ऑफ के साथ हम यूज करते हैं तो फिर हम एस लगाते हैं. मिलियंस ऑफ, डजन्स ऑफ. ठीक है. लेकिन अगर मैं खाली मिलियन कह रही हूँ, 1 million people died, 1 million 10 लाख लोग मर. लेकिन जब ऑफ के साथ यूज करते हैं तो पीछे नंबर के साथ जो चीज होती है ना वैल्यू वाली, उसके साथ एस लगता है. hundreds of people were killed. It is a number also. मैं यही तो कह रही हूँ जब अ के साथ यूज किया करेगा. 1 million people died. 1 million मतलब 10 लाख लोग मर गए. ठीक. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि लाखों लोग मर गए, उस तरह यूज कर रही हूँ, या हजारों में लोग मर गए, तो मैं कहूँगी thousands of people या hundreds of people या millions of people. जब हम ऑफ के साथ यूज करते हैं तो एस लगाते हैं क्वांटिटी वाली चीज के साथ. A lot of people died in world wars. ठीक है. What about countless? Countless किस तरह? Few और वो जो यूज करते हैं many, a number of, many people died in both. Good. ये मैंने आपको जिस तरह एक जुमला करवाया, मैं आपको अपने प्रेसी करने का तरीका बताती हूँ. मैं प्रेसी रीड करती थी पैसेज, उसके बाद मैं उसको सारा पेपर बाकी हो चुका होता था तो प्रेसी में 3 दफा रीड करती थी गिन के. और सर रजा ने समझाया हुआ था कि जब आप दूसरी दफा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मुझे समझ आ गई, तो भी आपने तीसरी दफा पढ़ना. यू लाइक इट और नॉट. नो Mohammad Usman, you will only capitalize the words that are to be capitalized grammatically. Full stop के बाद वाला. Millions word है. Millions exactly number नहीं है. ये एक random बात है. हजारों लाखों लोग मर गए. मैंने कोई नंबर बोला इसमें? जब मैं लिखूंगी कि 10 लाख लोग मर गए, अब मैंने एक नंबर दिया. या 1 million लोग मर गए तो मैंने नंबर दिया. 10 million लोग मर गए, मैंने एक नंबर दिया. लेकिन मैं कह रही हूँ यार मिलियंस ऑफ लोग मर गए, मतलब काफी सारे मर गए यार. हाँ, काउंटलेस का भी कर सकते हैं. देखो अब आपने समझ लिया ना. देखो 1 मिनट रुकें बच्चे, अभी टाइप करना रुकें. मिलियंस ऑफ पीपल से आपको क्या नजर आता है? स्ट्रेस किस बात पे किया जा रहा है कि ज्यादा लोग मरे या कम लोग मरे? हाँ, मैंने जो ये सेंटेंस बोला इसका मतलब है ज्यादा लोग मर गए या कम लोग मर गए? ज्यादा लोगों की डेथ हुई. सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है ना. अब आपको समझ आ गई ज्यादा. डिफाइन ज्यादा हाउ एवर यू लाइक इन योर प्रेसी. वो आप ऑथर हैं अपनी प्रेसी के. मैनी लिख दें, अ नंबर ऑफ लिख दें, मिलियंस ऑफ लिख दें, हंड्रेड्स ऑफ लिख दें, हाउ एवर. अब वो आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा. बच्चे मुझे पूछते हैं ये वर्ड ठीक है? हाँ जी ठीक है. मैडम मैं गुड लिख दूँ? मैं कहती हूँ वेरी गुड लिख दो. एक्सीलेंट लिख दो. नाइस लिख दो. भाई दैट्स योर वोकैब. Use the word that you like as long as it is explaining ज्यादा, many. ये नहीं कि आपने लिख दिया बहुत थोड़े लोग मर गए. जब तक आप उस बात को कर रहे हैं, आगे वर्ड्स आपकी मर्जी, किस मर्जी, लॉट ऑफ भी ठीक है. तो आपने जिस तरह मर्जी उसको लिखना. अब मिलियन, एक बंदे ने 1 million अंडे खरीदे और एक बंदे ने 1 डजन अंडे खरीदे. आपको वो ज्यादा लग रहे हैं कि कम लग रहे हैं? अब मिलियन के साथ अगर आपको लगता है कि डजन का कंपैरिजन, आमिर मेमन, अगर आपको लगता है कि मिलियन के साथ आप डजन को कंपैरिजन करें और आपको बराबर लग रहे हैं तो फिर सिनोनिम आपने ठीक लिखा है. लेकिन अगर आपको मिलियन और डजन में थोड़ा सा डिफरेंस लगे तो फिर ये वर्ड थोड़ा मिलियन के एक्सचेंज में नॉट अप्रोप्रिएट. If he has mentioned exact figure, I told you we will write no numbers. तो हम असेस करेंगे कि ये ज्यादा बता रहा है या ये कम बता रहा है. ये नंबर वो कहे कि 1 out of 200 people died due to कोरोना वायरस, ये ज्यादा है या कम है? 1 out of 200 died due to कोरोना वायरस. कम. आप असेस हो गया, उसने नंबर दिया ना, आप कहेंगे वेरी फ्यू पीपल. हाँ, या ओनली फ्यू पीपल डाइड ऑफ कोरोना वायरस. एग्जैक्टली. अगर वो कहता है 150 people died out of 200 because of coronavirus, अब परसेंटेज क्या पता चल रही है? He's talking that a lot of people died. तो अगर उसने नंबर दिया है तो आप असेस करेंगे ज्यादा है या कम है और उस हिसाब से अपना लिख देंगे. ठीक है. Majority of the people, exactly.
नाउ यू आर गेटिंग इट, अब समझ आ गया? तो इस तरह करते हैं। अब मैं ये करती थी कि अपनी प्रेसी पढ़ी 3 दफा, 3 दफा पढ़ने के बाद ये आपकी आंसर शीट है, यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, बैक साइड पे यहाँ पे ऊपर मैं लिखती थी रफ वर्क, और यहाँ पे पीछे रफ में प्रेसी बनाती थी। और प्रेसी में कैसे बनाती थी वो मैं अगली क्लास में करें। अभी के लिए इतना काफी है, एक्सक्यूज मी, कि मैं लाइन वाइज करती थी, और लाइन वाइज जो ये चीजें मैं आपको बताती गई ना, नंबर्स निकालने हैं, नाउन्स निकालने हैं, एनेक्डोट्स निकालने हैं, कोटेशंस निकालनी है, डायलॉग्स निकालने, इन चीजों को निकाल के लाइन वाइज एक एक लाइन में से नाउन निकाला, नंबर निकाला, इसकी प्रेसी क्या बनी बैक साइड, अगली लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 15 लाइनें मेरे पीछे 15 सेंटेंसेस बने होते थे। और फिर मैं उसको, आज होमवर्क में प्रेसी कर, फिर मैं उसको नीट साइड पे शिफ्ट करती थी, तो एक लफ्ज की भी गलती नहीं होती थी, और काउंटिंग में एक लफ्ज भी ज्यादा या कम नहीं होता था। और जो पढ़ने वाला होता था वो कहता था यार बंदी ने प्रेसी ऐसी बनाई है, वर्ड फॉर वर्ड। अभी आप लोगों से जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम वर्ड टू वर्ड को वर्ड फॉर वर्ड कह रही है, तो ये आप याद रखें कि इट्स वर्ड फॉर वर्ड। करेक्शंस में बताऊंगी, इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड, ये पाकिस्तानी वर्ड टू वर्ड होते हैं। आपका एक वर्ड उधर लिखा है, उस वर्ड के लिए आपने अपने पेपर पे एक वर्ड लिखा है, वर्ड for word, for this word there is a word here, for this word there, तो word for word, word to word नहीं होता। आपने रटा लगाया word for word, not word to word, ठीक है? अच्छा, ये मेरे कई दफा क्लासेस में बच्चे करेक्शन भी मेरी करते थे, मैम इट्स सॉरी टू से बट इट्स word to word, तो I love them for some reason कि they are cute enough to tell me कि आप पब्लिक में कहीं और ये गलती ना करें, but it's word for word। तो अभी तक के लिए हमने प्रेसी में ये सीखा कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, 1 पैराग्राफ होगा, उसी टेंस में रहेगा, हमने 1 इंच स्पेस देनी है, हमने उसी टेंस होगी बात, हमने उसके बाद क्या करना है, एनेक्डोट्स, बाकी चीजें जो हमने लिखी वो नहीं डालनी है। और असल तरीका ये है कि प्रेसी को पढ़ना है पूरा, अब पूरा समझना है और पूरा अपने अल्फाज में लिखना है। ये कोई बहुत ही प्रोफेशनल बंदा तो कर सकता है, लेकिन मेरे जैसा एक आम सादा बंदा जो कि बस सिंपल सा अंग्रेजी आती है, आई कांट। मेरी तरह के जितने भी बच्चे हैं जिनको इस चीज से प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता था कि मैं पूरा पैसेज पढ़ती थी ना, 8 चीजें तो मुझे वही भूल लिखते हुए, तो मैं फिर ऐसा तरीका डिवाइस किया है कि यार ना मेरी कोई चीज मिस हो, ना मेरी प्रेसी गलत हो, और ना मेरे मार्क्स कटे। तो वो हम तरीका अगली क्लास में इन डिटेल विथ एग्जाम्पल्स करेंगे।